इंडिया में सेल्स को इतना नेगेटिव प्रोफेशन क्यों लिया जाता है? मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ और आपको पता है ये सेल्समैन है, तो आप क्या सोचोगे? सर बेचने आया है, कुछ ना कुछ तो बेच के ही जाएगा। टोपी पहनाएगा, बेचने आया है, यार इससे बचो, फालतू का दिमाग खाएगा, फालतू में पकाएगा, ऐसे कई सारी चीज़ें। हजारों सेल्समैन आप देख लो, चप्पल ढंग से नहीं पहन रखी, जूते ढंग से नहीं पहन रखे, दाढ़ी ढंग से नहीं बना रखी। कहीं ना कहीं आप अपने आप को ग्रूम करो, नहीं तो आप बेचने के लायक नहीं हो। हाय भूपेंद्र, हाउ आर यू? है हु इज देयर? सर लोन चाहिए क्या? और दूसरा है ये लूसी वाला कॉल। इसमें हो सकता है 15 मिनट लगे, लेकिन 15 मिनट के बाद वो कस्टमर का दिल आपने जीत लिया एंड वो कस्टमर कहेगा लूसी से बात करना है। सेल्स दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन है जो मिडिल क्लास के लिए वरदान है, पासपोर्ट है रिच बनने का। आप 1 से 3 सालों के अंदर 1 से 10 करोड़ रुपए महीना कमा सकते हो, महीना। आई एम नॉट किडिंग। दुनिया मुझसे पूछती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे अप्लाई करें। तुम दिन भर भिखारी बने रहोगे, मुझे मिल जाए, तो तुम कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई नहीं कर सकते। एआई आ गया है। क्या एआई सेल्स वाले लोगों की भी जॉब खा सकता है? डोंट सेटल फॉर लेस। 1000% गारंटी के साथ 1 करोड़ रुपए कमवा के दिया जा सकता है एटलीस्ट 1 साल में। तो 1 साल में सर क्या ऐसा होता है कि लोग 1 लाख माइंडसेट के साथ 1 करोड़ अर्न नहीं कर सकते? तो अब मेरी 1 करोड़ भी है ना मेरे पास, तो मेरी जिंदगी 1 लाख वाली रहेगी। प्ले, हैव फन विद द लाइफ। क्या ये राइट माइंडसेट है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो और आप वहीं पे अपने बॉसेस को गाली दे रहे हो? सिर्फ मैनिफेस्टेशन में हम विजुलाइज करते हैं और लिखते हैं। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि सेल्स बाय निधि पे मैं आपके साथ बिजनेस, कम्युनिकेशन, सक्सेस की मास्टर क्लास लेके आती हूँ। और आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लाखों लोगों की सोच, उनके माइंडसेट और उनके सेल्स के सोचने के तरीके को बदला है। इंटरनेशनली नोन सेल्स ट्रेनर, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर मेरे साथ हैं आज कोच BSR। इन्होंने 25 प्लस कंट्रीज़ में ट्रेनिंग दी है और 1 मिलियन प्लस लोगों को इंस्पायर किया है। आज हमारे इस चैनल पर हम बात करने वाले हैं बिजनेस, कम्युनिकेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड सक्सेस की। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड पॉडकास्ट के एंड तक बने रहें क्योंकि बहुत ही पावरफुल लर्निंग होने वाली है। तो सर वेलकम है आपका सेल्स बाय निधि अनेजा शो पे। कैसे हैं आप सर? मैं बहुत बढ़िया, और आपसे मिलके और भी अच्छा, क्योंकि इस पॉडकास्ट पे आई एम श्योर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज गोइंग टू हैपन। क्योंकि इस पॉडकास्ट से पहले जो बातें हो रही थी, आई रियली डिड नॉट नो निधि दैट मच, लेकिन अब मैं निधि जी को जानता हूँ एंड आई नो योर क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग। यस सर, सो वी विल शेयर नॉलेज। कुछ आप बोलेंगे, कुछ मैं बोलूँगी, देखते हैं कैसे जाता है पॉडकास्ट। बट आई एम 100% श्योर जितना मैं आपसे इंस्पायर्ड हूँ सर, आपकी वीडियोस मैंने रात रात को बैठ के देखी हैं और आपकी सेल्स ट्रेनिंग, आपकी कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, आपकी माइंडसेट ट्रेनिंग से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। और भगवान को प्रेयर कर रही थी कि आपके साथ एक पॉडकास्ट कर पाऊँ और परमात्मा ने सुन ली। तो मतलब इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं है सर। दिस इज़ माई प्लेजर, क्योंकि हर एक अपॉर्चुनिटी होती है लोगों को इंस्पायर करने की ना, वो उसमें आज आप निमित्त बन रहे हो, मेरे गुरु निमित्त बने, तो मैं कहता हूँ मेरा तो कुछ है ही नहीं। हम सब निमित्त बन के एक दूसरे को कहीं ना कहीं पहुँचा रहे हैं, और जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी निमित्त बन रहे हैं हमारे इस पॉडकास्ट को सक्सेसफुल बनाने में। सो आई एम सो थैंकफुल टू दैट। करेक्ट सर। सो सर पॉडकास्ट को हम 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करें बिकॉज इट्स अ मास्टर क्लास, जिसमें पहले हम बात करने वाले हैं सेल्स की, राइट? तो सेल्स में सर, इंडिया में सेल्स को इतना नेगेटिव प्रोफेशन क्यों लिया जाता है कि सेल्स इज़ अ वेरी नेगेटिव प्रोफेशन? क्योंकि है ना, इंडिया में सेल्स बोलते ही लोगों के माइंड में एक इमेज आती है जहां आप किसी को ज़बरदस्ती पिच कर रहे हो कुछ चीज़, और वो आदमी आपके ऊपर दरवाज़ा बंद कर रहा है या आपसे मुंह फेर रहा है या आपसे दूर भाग रहा है। मैं जितनी भी सेल्स ट्रेनिंग करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि जब आप, मान लो मैं एक सेल्समैन हूँ और मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, और आपसे भी मैं पॉडकास्ट पे पूछ लेता हूँ, मान लो आपको पता है कि मैं सेल्स करता हूँ किसी भी प्रोडक्ट की, और मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ और आपको पता है ये सेल्समैन है, तो आप क्या सोचोगे? सर बेचने आया है, कुछ ना कुछ तो बेच के ही जाएगा। टोपी पहनाएगा, बेचने आया है, यार इससे बचो, फालतू का दिमाग खाएगा, फालतू में पकाएगा, ऐसे कई सारी चीज़ें, है ना। एंड उसी समय जब हम बेचने जा रहे हैं तो हमारे माइंड में भी वही इमेज आती है कि अगला आदमी मेरे बारे में ये सोच रहा है।
तो मैं लोगों को एक चीज़ कहता हूँ, आप सेल्समैन जब होते हो या सेल्समैन जब बनते हो तो आपके माइंड में यही होगा, लेकिन आपको सेल्समैन नहीं बनना है, सेल्स प्रोफेशनल बनना है। क्या फ़र्क है दोनों के अंदर? सेल्समैन जो है वो कमीशन के लिए काम कर रहा है, सेल्स प्रोफेशनल जो है ना वो मिशन के लिए काम कर रहा है। सेल्स प्रोफेशनल अगले की प्रॉब्लम सॉल्व करके अगर उसके पास राइट सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन को इतना हक से बेचेगा क्योंकि वो सोच रहा है मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ ये सॉल्यूशन देके। जैसे कि मान लीजिए आप और मैं ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ये जो माइक है ये हमारे लिए यूज़फुल हो। अगर मैं इस माइक का सेल्समैन हूँ और कोई ये माइक यूज़ नहीं कर रहा है तो मैं जानता हूँ कि इस माइक को सॉल्व होते ही उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी हो सकती है, तो आई विल सेल इट विद लॉट ऑफ पैशन। इसमें पैशन होता है, इसमें डेस्परेशन होता है। करेक्ट। यू नो, ये कहता है यार जल्दी से मैं निधि जी को कुछ ये माइक बेच दूं और उससे मेरे पास तुरंत पैसा आ जाए, बस मेरा पैसा आ जाए। ये अपने बारे में सोच रहा है, ये दूसरे के बारे में सोच रहा है। ये कह रहा है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, क्योंकि इसको सेल्स प्रोफेशनल को पता है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो वो मुझे 4 रेफरेंस अपने आप ही देंगी, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट। ये रिलेशन बिल्ड कर रहा है और ये कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी बिल्ड कर रहा है। दोनों का फोकस टोटल डिफरेंट है। तो जब भी आदमी सेल्स के बारे में सोचता है वो सेल्समैन के बारे में सोचता है। मैं कहता हूँ सेल्समैन नहीं, सेल्स प्रोफेशनल बनो। सेल्स प्रोफेशनल हमेशा सीखता रहता है, सेल्स प्रोफेशनल हमेशा अप टू डेट होता है, सेल्स प्रोफेशनल अपने फील्ड की नॉलेज देखता है। हज़ारों सेल्समैन आप देख लो, चप्पल ढंग से नहीं पहन रखी, जूते ढंग से नहीं पहन रखे, दाढ़ी ढंग से नहीं बना रखी, कहीं ना कहीं टाई ढंग से नहीं लगा रखी, सूट ठीक से नहीं पहन रखा। या तो आप अपने आप को ग्रूम करो, नहीं तो आप बेचने के लायक नहीं हो। ये सेल्स प्रोफेशनल है ना, ये हाईली अवेयर है, ये सेल्समैन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है। तो मैं लोगों को कहता हूँ एंटरप्रेन्योर बनो जो कि सेल्स में अच्छा हो, ना कि सेल्समैन बनो। सेल्समैन का इतना ही फोकस है मैंने सेल किया मुझे 10% कमीशन मिला। एंटरप्रेन्योर कहेगा मैंने आज कुछ भी सेल किया निधि जी को, तो निधि जी के साथ मेरा जिंदगी भर का रिलेशन बिल्ड हो रहा है। आज तो उन्होंने शायद 1 लाख रुपए की चीज़ खरीदी है, जीवन भर में वो अपना पूरा नेटवर्क मुझे दे सकती है जो हज़ारों लोगों का हो सकता है, और खुद भी 10-20 लाख रुपए की चीज़ें जिंदगी भर में। तो सेल्स प्रोफेशनल ना लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ए कस्टमर लेके चलता है, और सेल्समैन क्या करता है, वन टाइम वैल्यू ऑफ ए कस्टमर लेके चलता है। सेल्समैन को लगता है अभी बेच लो नहीं तो ये भाग जाएगा। सेल्स प्रोफेशनल कहता है रिलेशन बिल्ड करो। शायद सेल्स प्रोफेशनल पहले 5 मीटिंग में तो बेचता ही नहीं है, कई बार वो रिलेशन बिल्ड करता है। अगर बड़ा प्रोडक्ट है तो, छोटा प्रोडक्ट है तो ज़रूर बात हो जाएगी, या बात छिड़ गई तो वो ज़रूर बात कर लेगा। लेकिन अगर बड़ा प्रोडक्ट है, रियल एस्टेट का है, तो वो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग करता है, मिलता है 2-4 बार प्रोफेशनली ऐसे ही मिलता है, उनके बारे में जानता है मैं क्या कर सकता हूँ सर आपके लिए, और फिर अगर आपकी कोई नीड आई तो वो बताएगा कि हाँ सर हमारे पास है, अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो बताना। सेल्स प्रोफेशनल अगले के मन में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है अपने प्रोफेशन के बारे में, ताकि अगला पूछे सर मेरी हेल्प कर सकते हो क्या, फिर वो बताता है। तो इसको हम कहते हैं लेवरेज। सेल्स में अगर लेवरेज का फैक्टर आ गया, जैसे कि एक तो मैं आपको बोलूँ निधि जी मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना बहुत प्यारा है, आप खरीद लीजिए, एक तो ये हो गया। दूसरा, निधि जी बोले सर आप क्या करते हो, मैं लोगों की ज़िंदगी बदलता हूँ और उनका प्रोफेशन से उनका फाइनेंस इंप्रूव कर देता हूँ, उनका बिजनेस इंप्रूव कर देता हूँ। निधि जी बोले कैसे, फिर मैं बता दूँ 2-4 कॉन्सेप्ट ऐसे जिससे कि निधि जी की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाए। बोले सर मैं भी बढ़ा सकती हूँ, फिर मैं बता दूँ बिल्कुल बढ़ा सकते हो, आपकी चैलेंज क्या है, आपका ये क्या है और आपका ये। सेल्स प्रोफेशनल एक कोच होता है जो अगला कहता है मुझे ये प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व हो सकती है, और वो कोच कहता है इस तरह से सॉल्व हो सकती है, लेकिन इसके लिए ये पैसा तो देना पड़ता है। अगला आदमी जानता है कि हर चीज़ का पैसा देना पड़ेगा, कपड़े लिए तो पैसा देना पड़ेगा, जूते लिए तो पैसा देना पड़ेगा, फर्नीचर तो, ट्रेनिंग ली तो पैसा देना पड़ेगा। सो सेल्स प्रोफेशनल लेवरेज को यूज़ करता है। लेवरेज का मतलब जहाँ अगला आपके प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए ऑलरेडी उत्सुक है, रेडी है, वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है। लेकिन सेल्समैन कहता है मुझे लेवरेज से मतलब नहीं है, मैं तो जाऊंगा सीधा मिलूंगा और सीधा बोलूंगा हेलो मैं इंश्योरेंस बेचता हूँ जी। अगला कहता है ठीक है बेचते होंगे, मैं क्या करूँ, मुझे तो नहीं चाहिए। अगले को चाहिए भी होगी और उसके पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं होगी ना, तो भी वो कहेगा मुझे नहीं चाहिए इंश्योरेंस। नहीं सर इंश्योरेंस बहुत अच्छी प्रोडक्ट होती है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट होता है सर, लेना ही चाहिए सबको। अरे हाँ सर हमें ज़रूरत होगी तो हम कॉल कर लेंगे ना आपको। आप देखिए कितने ही बैंकों से और कितने ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कई जगह से कॉल आता है, हेलो सर आपको लोन चाहिए। अरे नहीं चाहिए मैडम, आप रख दो फ़ोन, क्यों कर रहे हो फ़ोन। यही होता है 90% लोग फ़ोन नहीं उठाएंगे तो इस तरह से चिढ़ के बात करेंगे, क्योंकि सेल्स पिच क्या है, बहुत ही घटिया सी। यही हम अमेरिकन कॉल सेंटर्स वगैरह में थे और उनमें से कई बार अमेरिकन का कॉल आता था और हमें सुनाया जाता था और हम भी उस तरह के कॉल करने लगे थे। हाय भूपेंद्र, हाउ आर यू, है हु इज़ देयर, oh my name is Lucy and I'm calling from AT&T and this is one of the greatest companies and today I would like to speak to you regarding this offer and may I take your 15 minutes।
Yeah, tell me, Lucy, please. All right, but before I tell you about the product, can you please tell me how was your weekend? I mean, वो ऐसे बात करते हैं जैसे कि एक फ्रेंड बात कर रहा है, और 10 मिनट में तो ऐसे लगता है कि आप उनसे अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर लो, उनके साथ सारी चीज़ें फ्रेंडली होकर बात कर लो. हमें ये सिखाया गया. जब मैंने ये सीखा तो मैंने कहा वाह सर, लोन चाहिए क्या? और दूसरा है ये लूसी वाला कॉल, इसमें हो सकता है 15 मिनट लगे, लेकिन 15 मिनट के बाद वो कस्टमर का दिल आपने जीत लिया, एंड वो कस्टमर कहेगा लूसी से बात करना है. Correct. लेकिन इधर श्वेता का फ़ोन आया और वो कहती है सर इंश्योरेंस चाहिए क्या? नहीं चाहिए नहीं मैडम. चाहिए. दैट्स हाउ इट इज़. तो सर सेल्स जो है ये एक स्किल है या टैलेंट है? आर्ट है, साइंस है, सब कुछ है ना. ये टैलेंट ऐसा है जो सीखा जा सकता है. मैं आपको अगर मेरा बैकग्राउंड बताऊं तो मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ. मैं कभी भी मेरे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी के सामने बैठ के बात कर सकूं. मैं कॉलेज पूरा कर लिया, मैंने किसी गर्ल से बात नहीं करने की हिम्मत करी, आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं करी. राइट. और आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ और हज़ारों लोगों के साथ मिल रहा हूँ, स्टेजेस पे जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ. ये मेरे को सिखाया किसी ने. और मैंने जब सीखा तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई, सेल्स दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन है जो मिडिल क्लास के लिए वरदान है, पासपोर्ट है रिच बनने का. क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास के पास फैक्ट्री लगाने का पैसा नहीं है, उसके पास कहीं ना कहीं गाड़ियाँ खरीदने का पैसा नहीं है, वर्कर खरीदने का पैसा नहीं है, लेकिन भगवान ने उसे एक फैक्ट्री दे के भेजी है, जुबान की फैक्ट्री. माइंड एंड जुबान, ये दोनों को आपने अगर यूज़ किया, माइंड, जुबान एंड बॉडी, मैं तो कहूँगा ये रेडीमेड फैक्ट्री भगवान ने दी है. जब बोल के करोड़ों कमाए जा सकते हैं तो फैक्ट्री लगाने की क्या ज़रूरत है. मैं तो कई बार फैक्ट्री ओनर्स को कोच करता हूँ, बेचारे बस 20-20 साल इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा लोन लेके सोचते रहते हैं भगवान कैसे चुकाएंगे ये लोन, और फिर बहुत 20 साल की मेहनत के बाद 50 करोड़ पे पहुँचते हैं. मैं कहता हूँ हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बातचीत कर रहे हैं और 50 करोड़ पे पहुँच रहे हैं, आराम से लोगों के साथ मिल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है. कैसे हुआ ये सब? ये सब हो रहा है कम्युनिकेशन से. तो सेल्स को समझना पड़ेगा लोगों को कि सेल्स क्या है. कम्युनिकेशन ही तो है, और कम्युनिकेशन को आपको इम्प्रूव करना है, एंड कम्युनिकेशन को आपको इम्प्रूव करते करते आप इतने इंटेलिजेंट हो जाओगे, इतने स्मार्ट हो जाओगे कि आप बहुत अच्छा कर पाओगे. सो मैं कहता हूँ सेल्स को हर मिडिल क्लास आदमी को और ऐसे समझना चाहिए कि ये आपके लिए वरदान है, पासपोर्ट है. इसको मास्टर कर लो, मर्जी के हिसाब से जितनी इच्छा होगी उतना पैसा कमा सकते हो. आज मुझे किसी महीने मान लो 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो मैं क्या करता था उस समय, मैं दिमाग लगाता था, प्लान करता था कि भाई 1 करोड़ कमाने के लिए मेरे पास ऑप्शन कितने हैं. एक ऑप्शन है 1,000 रुपये के 10,000 प्रोडक्ट बेच दूँ. दूसरा ऑप्शन है 10,000 रुपये के 1,000 प्रोडक्ट बेच दूँ. 10,000 के 1,000 प्रोडक्ट, हाँ 1 लाख 10 लाख 1 करोड़. तीसरा ऑप्शन है 1 लाख रुपये के 100 प्रोडक्ट बेच दूँ. और चौथा ऑप्शन भी है मेरे पास, 10 लाख रुपए के 10 ही प्रोडक्ट बेचूँ, और 5वां प्रोडक्ट है 1 करोड़ का 1 ही प्रोडक्ट बेचूँ. अब मैं एक ट्रेनर हूँ. एक रियल प्रैक्टिकल सिचुएशन हमारे पास 2021 में आई जब हमें पैसे चाहिए थे और बहुत जल्दी, मतलब 10 से 15 दिनों में 1 करोड़ चाहिए थे. तो मैंने कहा क्या करें. हमने दिमाग लगाया कि यार एक काम करते हैं, 10 लाख रुपए के 10 प्रोडक्ट बेचना इस समय ईजी है. बाकी के समय में हम लोग 10,000 रुपये के 1000 प्रोडक्ट बेचने में दिमाग लगाते थे. लेकिन मैंने कहा ये एक प्रोडक्ट अभी क्विक पैसा चाहिए एंड मार्केटिंग के लिए भी फंड नहीं है, तो ये क्या करना चाहिए. हमने 12 लाख रुपए का एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसमें हम लोगों को विजिबिलिटी भी दे सकें, क्रेडिबिलिटी भी दे सकें, ट्रेनिंग भी दे सकें, कोचिंग भी दे सकें, मेंटरिंग भी दे सकें. उसके साथ इतना लुक्रेटिव ऑफर और सब कुछ पेपर पे लाए, एंड हमने अपनी पूरी कम्युनिटी में से आइडेंटिफाई किए करीब 30 से 40 लोग कि हाँ ये लोग पैसे वाले भी हैं, इनको सीखने की भूख भी है और इनको हम यहाँ पे सफलता भी दे सकते हैं. उन सबको हमने अप्रोच किया, एंड 15 दिन के अंदर हमारे पास 8 लोग क्लोज हुए, 12 लाख वाले, 96 लाख रुपीज़ का पेमेंट हाथ में आ गया. तो सेल्स की ये पावर है, आप गियर अपने हिसाब से बदल सकते हो. तो मैं तो कहता हूँ हर मिडिल क्लास आदमी को, कई लोग मुझसे पूछते हैं सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिच कैसे बने. मैं उनको बताता हूँ लिख लो, विजुअलाइज कर लो, ये कर लो, वो कर लो. लेकिन मैं उनको ये भी बताता हूँ कि ये सारा काम सिर्फ 1 घंटा करो, 23 घंटे तो आपकी स्किल, आपके कनेक्शंस, आपकी नेटवर्किंग, आपकी लीडरशिप, आपके कम्युनिकेशन, यही काम आएगी. सो 23 घंटे ये सेल्स की स्किल कोई भी आदमी अब डेवलप कर लेगा. मैं गारंटी कहता हूँ आप 1 से 3 सालों के अंदर 1 से 10 करोड़ रुपए महीना कमा सकते हो. महीना. आई एम नॉट किडिंग. आई हैव डन इट. आई हैव सीन मेनी पीपल डूइंग इट. आप भी कई लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ आपने वर्क किया है, जानते हैं जिन्होंने ये किया है. सो दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ. सेल्स इज द पासपोर्ट फॉर फुलफिलिंग ऑल योर ड्रीम्स. करेक्ट, करेक्ट. सर सक्सेसफुल लोगों की 3 अच्छी हैबिट्स क्या होती हैं, या ये बोल सकते हैं जो अच्छे सक्सेसफुल लीडर्स हैं या सेल्समैन हैं, उनकी 3 अच्छी हैबिट्स क्या होती हैं?
पहली चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी लोग ना दुनिया को कुछ देना चाहते हैं। उनके पास एक बहुत बड़ा विजन होता है। जैसे कि आप किसी भी बहुत बड़े आदमी को देख लो, लेट्स से मार्क जुकरबर्ग को। हो सकता है वो बच्चा था, कॉलेज में पढ़ रहा था, उसने सोचा होगा पैसे कमा लूँ, लेकिन अचानक से एक दिन ख्याल आया कि क्या पूरी दुनिया को कनेक्ट किया जा सकता है एक दूसरे से। और हो सकता है बैक ऑफ द माइंड यही थॉट हो कि अगर मैंने पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया तो फिर मैं उनको एडवर्टाइजिंग दिखाऊंगा, इससे पैसे कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन नोइंगली और अननोइंगली उसने दुनिया की कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है। आज मैं इमेजिन नहीं कर सकता अपना बिजनेस विदाउट फेसबुक एड्स। आज हम इमेजिन नहीं कर सकते अपनी लाइफ विदाउट फेसबुक या विदाउट इंस्टाग्राम या विदाउट व्हाट्सएप। तीनों ही फेसबुक के हैं, आप देख लीजिए। व्हाट्सएप जिसने बनाया उसने अनजाने में लोगों का कितना पैसा बचा दिया। जियो जिन्होंने बनाया, मुकेश जी ने, उन्होंने क्या किया, 2 साल तक जियो फ्री देके दुनिया को कितना, पहले मेरा फ़ोन का हर महीने का बिल 5,000 आता था, और अब जब से जियो आया है अनलिमिटेड कॉलिंग हम करते हैं, अनलिमिटेड डेटा यूज़ करते हैं, फिर भी 500, 600, 800 रुपये का बिल आता है। मतलब इतना पैसा उन्होंने इनडायरेक्टली हमारा बचा दिया। इतना पैसा फेसबुक ने हमारा इनडायरेक्टली बचा दिया, ईमेल ने हमारा इनडायरेक्टली बचा दिया, व्हाट्सएप ने हमारा इनडायरेक्टली बचा दिया, कि जिसके कारण हम उनके बिना रह नहीं सकते। तो जितने भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं ना, इनका विजन बहुत ही बड़ा होता है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दुनिया की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, और इनका दिमाग यही चलता है कि ये गैप है, ये प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉल्व करूंगा। ओला, उबर, पहले देखो अगर मुझे कहीं जाना होता था, मैं दिल्ली आता था, मेरे लिए इतना पेनफुल होता था कि अरे ऑटो को हाथ दूं, टैक्सी तो मिल ही नहीं रही है, ऑटो में जा रहे हो, काले हो जा रहे हो, धूप में हो, पसीने में हो। अब जहाँ पे भी हो, यहाँ बैठे हैं, यहाँ से ही टैक्सी बुक करेंगे, नीचे आ जाएगी, हम बातें कर रहे होंगे, इतनी देर में वो कॉल करेगा, सर आ गया हूँ, नीचे जाना है, OTP देना है, AC में जाना है, जहाँ जाना है, और जो टैक्सी आपको चाहिए, बड़ी आ जाएगी, छोटी चाहिए छोटी आ जाएगी, जैसी चाहिए। मतलब इट्स अ बिग प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जो कि बड़े बिजनेसमैन में होता है। दुनिया मुझसे पूछती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे अप्लाई करें। तुम दिन भर भिखारी बने रहोगे, मुझे मिल जाए, तो तुम कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन तुमने कहा मैं क्या दे दूं इस दुनिया को, क्या दे दूं, तो जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस तरह से अप्लाई करते हैं कि वो हमेशा सोचते हैं मैं दुनिया को क्या दे दूं, मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, मैं कौन सी समस्या को हटा दूं। तो जो दूसरों की गाड़ी लाने की बात कर रहा है, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रहा है, जैसे ओला ने करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, करेक्ट। तो ओला वाले को क्या अपनी गाड़ी नहीं मिलेगी? क्या उसका बच्चा अच्छी स्कूल में नहीं जाएगा, या उसको सोचना पड़ेगा 2 कंट्रीज घूमने के लिए? बिल्कुल नहीं। जहाँ लाखों करोड़ों लोगों की कोई भी आदमी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जैसे पेटीएम है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, ये सब दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उनको पैसे की चिंता कभी करनी नहीं है। सैम ऑल्टमैन जिसने ये बना दिया, क्या कहते हैं, चैट GPT एंड ऑल, AI का वो फाउंडर, वो बंदा जो चैट GPT का फाउंडर है, उसने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि मैं पहले हर साल या हर महीने मान लो कंटेंट राइटर्स को और इनको पैसा दे रहा था, 1 लाख भी दे रहा था, तो मेरा 1 लाख बच रहा है। आज देखिए कितना पावर है प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। तो जितने भी बड़े लोग हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बहुत बड़ा विजन रखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक ही तरह से अप्लाई करते हैं कि मैं क्या दे दूँ, उनका फोकस ही दूसरा है। दूसरी चीज़, इन सब में एक अथाह डिसिप्लिन होता है वर्क के प्रति। ये लोग ना काम को पूजा की तरह करते हैं। ये शायद मंदिर नहीं जाते होंगे, ये शायद मस्जिद नहीं जाते होंगे, ये शायद गिरजाघर नहीं जाते होंगे, ये गुरुद्वारे शायद कम जाते होंगे, लेकिन इनके अंदर ना सबसे बड़ी पूजा इनको समझ में आ गई है। ये भगवत गीता को बहुत अच्छे से जीते हैं, कर्म ही पूजा है। तो इनका दिन रात बौद्धिक कर्म जो है वो भी क्या है, मैं कैसे दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करूं, मैं और कैसे ग्रो कर जाऊं, और कैसे लोगों को बढ़ा दूं, मेरी टीम को और कैसे खुश कर दूं, टीम को और कैसे एंगेज कर लूं, ये सारा इनका बौद्धिक कर्म है। और फिर शारीरिक कर्म भी, फिजिकल कर्म भी उनका वही है, दोनों अलाइंड है। तो ये कर्म पे फोकस रहते हैं, कर्म सिद्धांत को। ये सोने में कम बिलीव करेंगे, आलस में कम बिलीव करेंगे, नेगेटिविटी में कम बिलीव करेंगे, ये इंस्टाग्राम पे नहीं दिखेंगे, इनका इंस्टाग्राम भी कोई मैनेज दूसरा ही कर रहा होगा। इनका बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक कर्म हर चीज़ में सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति है। ओके एंड तीसरी और इनकी बहुत ही बड़ी क्वालिटी, जब ये दुनिया के लिए काम करते हैं और बौद्धिक कर्म अपने अलाइनमेंट के साथ करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली, चाहे चाहें या ना चाहें, ये स्पिरिचुअल होते हैं। राइट भले लोग कहते हैं नहीं ये तो मंदिर ही नहीं जाता कभी, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी है सेल्फ अवेयरनेस। दे आर हाईली सेल्फ अवेयर। वो जानते हैं मेरे में ये कमी है, अभी मुझे ये कोचिंग चाहिए, वो जानते हैं मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए, वो जानते हैं मुझे यहाँ जाना चाहिए, यहाँ से आइडिया लेना चाहिए, मेरे पास आइडियाज़ की कमी पड़ रही है। दे आर सो सेल्फ अवेयर।
एक नॉर्मल आदमी को कोई बताना पड़ता है, तुझे कोचिंग लेनी पड़ेगी, तेरी कम्युनिकेशन स्किल वीक है भाई, तुझे कोचिंग लेके ही ग्रोथ करनी पड़ेगी। इनको बताना नहीं पड़ता, ये जानते हैं मेरे को आगे बढ़ने के लिए अंग्रेज़ी सीखनी है, खड़ाक से अंग्रेज़ी का टीचर ढूंढेंगे, वहाँ चले जाएंगे। सीखते समय ये शर्म नहीं करते, सीखने में कभी भी ये अपने आप को छोटा नहीं समझते। ये 3 क्वालिटी मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। वेरी नाइस सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। सर, हाई टिकट सेल क्लोज करने का सीक्रेट क्या होता है? रिलेशनशिप बिल्डिंग। हाई टिकट सेल में कई लोग क्या कहते हैं, सर मेरे पास 10 लाख रुपए का ये प्रोडक्ट है, आप ले लो। नो, दिस इज़ नॉट द राइट वन। 10 लाख रुपए का आदमी मिलेगा कहाँ? वो 90% तब तक नहीं खरीदेगा जब तक उसको आप पे ट्रस्ट नहीं है। तो हाई टिकट के लिए सारा का सारा फॉर्मेट ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ ट्रस्ट बिल्ड हो आपके प्रोडक्ट पे, आपकी सर्विस पे, या आपके जो भी चीज़ें आप सेल कर रहे हो उन पे। जो बेच रहा है उस पर भी ट्रस्ट बिल्ड होना ज़रूरी है। तो लोग कहते हैं पहले आपको खरीदते हैं फिर आपसे खरीदते हैं। तो ट्रस्ट बिल्ड कैसे होगा? तो आज की डेट में ट्रस्ट बिल्ड करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे ब्रांड अगर आपकी बड़ी दिख रही है तो ट्रस्ट अपने आप बिल्ड हो रहा है। आपके वीडियोज़ अच्छे दिख रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। आप किन लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, उससे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। आपके साथ कोचिंग में कौन जुड़े हैं, ट्रेनिंग में कौन जुड़े हैं, बिजनेस में कौन जुड़े हैं, कौन से बिजनेसमैन आपको आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, उससे रेफरेंस क्रिएट होता है, टेस्टिमोनियल क्रिएट होता है। आपके कस्टमर्स की सक्सेस स्टोरीज से ट्रस्ट बिल्ड होता है। ये सारे करने के बाद जो आप उस समय कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें कितनी जल्दबाजी कर रहे हैं बेचने की, आप अपना प्रोडक्ट बेचने पे फोकस कर रहे हैं या अगले की प्रॉब्लम समझने पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास कई बार ट्रेनिंग में मेरी टीम होती है, कई बार आती है, सर सेल ही नहीं हुआ इस महीने, क्या करें? मैं उनसे पूछता हूँ, आप ये डेस्परेशन में थे क्या कि जल्दी से सेल हो जाए, या आप इस थॉट प्रोसेस में थे कि अगले की प्रॉब्लम सॉल्व कर दें? या मैं तो उनको कहता हूँ आप कभी भी सेल्समैन है ही नहीं, आप तो चेंज एजेंट हैं। आप मेरे और उनके बीच में ब्रिज बन रहे हैं, और आप अगर उसे मुझ तक ले आए तो उसकी लाइफ चेंज होने ही वाली है। आपने देखा है लाखों लोगों के टेस्टिमोनियल्स। तो जब आपको पता है कि आपके बात करने से उसकी लाइफ चेंज होगी, तो आप उससे ऐसा सोच के क्यों मिल रहे हो कि उससे 1 लाख मिल जाए, 2 लाख मिल जाए? मैंने कहा वो 2 लाख दे ना दे, आपके कॉन्वर्सेशन से उसकी लाइफ चेंज होनी चाहिए, और उसको लगना चाहिए कि उनका सेल्समैन ही इतना मिराकुलस है तो ट्रेनर कितना मिराकुलस होगा। सो ये सारी चीज़ें जब ट्रस्ट हो जाता है ना, तब सेल अपने आप हो जाती है। एक और चीज़, हाई टिकट प्रोडक्ट में हमें ऑलरेडी किस क्वालिटी की हम लीड जनरेट कर रहे हैं उस पर भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि लीड में फिल्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है। हाई टिकट इज़ नॉट समथिंग कि हर किसी को अप्रोच करो। हाई टिकट में क्यूरियोसिटी बिल्ड करो। मेरे पास कई लोग आते हैं जो ट्रेनर बनना चाहते हैं, मैं उनको कहता हूँ अच्छा क्यों बनना चाहते हो, बस ये एक सवाल पूछता हूँ उनकी, उसमें ही वो एक्सप्लेन करते हैं। मैं कहता हूँ कि क्यों बनना चाहते हो इसको 15 मिनट में एक्सप्लेन करो। अगर वो 15 मिनट इस पर बात कर पा रहा है या 5 मिनट भी बात कर पा रहा है तो मैं समझ जाता हूँ कि ये बन सकता है, क्योंकि उसमें मुझे समझ आ जाता है कि उसकी कम्युनिकेशन का फ्लो कैसा है, उसका माइंड सेट कैसा है, वो कौन से शब्द यूज़ कर रहा है, उसकी लैंग्वेज में कितना उतार चढ़ाव है। और राइट, और थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग है कि भाई फेसबुक ऐड करना है, ये करना, वो तो हम करवा ही देंगे। लेकिन जब पर्सन बात ही नहीं कर पाता तो मैं कहता हूँ सर इस समय आपके लिए सही नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले मेरी ऑफिस में मेरा एक सेल्स पर्सन एक बंदे को लेके बैठा हुआ था, सर आपसे बस 1 सेकंड के लिए मिलवाना है, और ये हमारे बहुत लॉयल कस्टमर है और ये हमारा ये वाला प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड ये सर शॉर्ट एक 10 लाख रुपए की सेल है। मैं उन पर्सन से मिला, और जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला मैंने कहा सर आप अभी फिट नहीं हो इस प्रोग्राम के लिए, आप पहले एक काम करो, 3 महीने तक लगातार इंस्टाग्राम पे वीडियो और यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, और उन वीडियो से आपको दुनिया का क्या फीडबैक आता है वो पहले देखो और मुझे भी दिखाओ, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि आप मेरे कोचिंग में आओगे कि नहीं आओगे। तो देखिए यहाँ क्या ट्रस्ट हुआ कि यार मैं तो 10 लाख देने को तैयार हूँ और BSR कह रहा मत आओ। ये कहानी पहुँचती है लोगों तक, क्योंकि मैं ऐसे इंसान को ले लूँगा जो पैसा देने को तैयार है लेकिन जिसमें टैलेंट नहीं है, और मैं उसको ट्रेनर बनाने लग गया, होगा क्या, मैं बना ही नहीं पाऊँगा। और 3 साल बाद या 1 साल बाद या 6 महीने बाद वो कहेगा BSR को मैंने 10 लाख दिए, मेरा तो पैसा वेस्ट हो गया। आज वो चला जाएगा और मुझे पैसा नहीं देगा, अच्छा है, लेकिन वो बैकग्राउंड में फैलाएगा या नहीं भी फैलाएगा तो मुझे पता है बैकग्राउंड में कैसे ना कैसे वाइब्रेशन, नॉलेज, न्यूज़ या ये एग्जाम्पल फैलेगा कि BSR ने 10 लाख का धंधा आ रहा था और उसको मना कर दिया। बहुत अच्छी सोच है सर, ये बहुत अच्छी सोच है। सर आज के डिजिटल ज़माने में जहाँ हम हर जगह सुन रहे हैं कि AI आ गया, AI आ गया है, क्या AI सेल्स वाले लोगों की भी जॉब खा सकता है? 100% खा सकता है। उन लोगों की जॉब खा सकता है जो लो टिकट सेलिंग कर रहे हैं। अच्छा, राइट, क्योंकि लो टिकट सेलिंग में क्या होता है, मैं आपको 2007-8 की बात बताता हूँ। जब मैं ट्रेनिंग में आने की सोच रहा था तो हम लोग किसी इंस्टीट्यूट पे जाते थे, कोई
एक बहुत बड़ा इंग्लिश कोचिंग का इंस्टीट्यूट था पुणे में। अब उस समय तो हमें नहीं पता था कि ट्रेनिंग में क्या करना होता है, तो मुझे भी लगता था कि इंग्लिश पढ़ा लो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर लो। तो रिसर्च करने के लिए मैंने 2-3 इंस्टीट्यूट में विज़िट किया तो उन्होंने हमें क्या किया, वहाँ पे एक काउंसलर बैठी थी, उसने हमें एक पेपर दे दिया, जी ये बेसिक कोर्स है, उसमें 5 चीज़ें लिखी हुई थी, 3,000 रुपये की फ़ीस है, आप आ जाओ। उसने वो दे दिया। दूसरे पे गए, उसने भी वैसा ही कर दिया। तीसरे ने कहा, वो भी। अरे भाई उसके लिए तो अब एआई कर सकता है ना वो काम। या जो बैंकों में कह के फ़ोन डायल कर रहे हैं और बोल रहे हैं आपको लोन चाहिए क्या, वो ऑटोमेटेड कॉल हो जाएंगे एआई से, आपकी ज़रूरत ही नहीं है। तो यस, सेल्समैन की जॉब्स जाएंगी, लेकिन किन की जॉब्स नहीं जाएंगी? उनकी जॉब नहीं जाएंगी जो एआई पे उनकी जॉब नहीं जाएंगी जो 1-to-1 रिलेशनशिप बिल्ड करके, ट्रस्ट बिल्ड करके, प्रॉब्लम समझ के फिर सेल करेंगे। कोई कस्टमर इनबाउंड कॉल कर रहा है कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे ये सॉल्यूशन चाहिए, वो एआई दे देगा। लेकिन जहाँ पे भी है कि मेरे को 50 करोड़ का बिजनेस करना है और मुझे 50 करोड़ निधि जी दे सकती हैं, तो मुझे निधि जी से कहीं से तो मिलना पड़ेगा, कोई रेफरेंस निकालना पड़ेगा, तब जाके, क्योंकि निधि जी के पास भी 1000 ऑप्शन है। फिर उसके बाद मैं उनको बताऊंगा, समझाऊंगा, उनको समझूंगा, उनको सुनूंगा, उनका पेन पॉइंट क्या है, उसके बेस पे, इमोशनल बेस पे मैं करके आगे करूंगा। तब आई थिंक आई डोंट नीड टू बी इनसिक्योर। एआई विल एम्पावर दीज काइंड ऑफ पीपल। ये ज़रूर है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही होगा। करेक्ट, बहुत बढ़िया सर। क्या स्पिरिचुअलिटी और सेल्स एक साथ चल सकते हैं? लोग सेल्स में झूठ बोलते हैं या मैनिपुलेट करते हैं, या वो बाउंड होते हैं क्योंकि जिन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं वहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर कुछ ट्वीक करना पड़ता है कस्टमर को समझाने के लिए। तो क्या स्पिरिचुअली आप सेल्स में रहते हुए स्पिरिचुअल रह सकते हो? आप एक ऑनेस्ट, जो भगवान से, आप परमात्मा से आप प्रॉमिस करते हो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, गलत रास्ते पे नहीं चलूँगा, लेकिन मेरा प्रोफेशन कहता है, मेरा प्रोडक्ट बोलता है झूठ बोलो, तो क्या ये मैं मैनेज कर सकता हूँ दोनों चीज़ें एक साथ? जो इनसिक्योर होगा ना वो झूठ बोलेगा, जो कॉन्फिडेंट होगा और सिक्योर होगा वो झूठ नहीं बोलेगा। पहला रूल तो सेल्समैन का ये होना चाहिए कि मैं उसी प्रोडक्ट को बेचूं जिस पे मुझे पूर्ण विश्वास है, कन्विक्शन है। अगर आप कोई एवरेज प्रोडक्ट को बेच रहे हो और जिसको बेचने के लिए आपको बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बोलनी पड़ रही हो, वो प्रोडक्ट ही आपको नहीं बेचना होगा। तो अगर एक स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट एक अच्छे सेल्समैन में है ना, तो उसके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ होंगी। जैसे कि वो कभी भी ऐसा प्रोडक्ट ही सेलेक्ट नहीं करेगा जिस पे उसको विश्वास नहीं है। वो कभी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं करेगा जहाँ उसको झूठ बोलने के लिए बोला जा रहा है। वो कभी भी ऐसी जॉब नहीं करेगा जहाँ सिर्फ टारगेट अचीव करना है और कस्टमर की भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी आपको सॉर्टेड बना देती है। स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत अंदर तक ऐसा चले जाते हो कि अंदर तक स्पिरिचुअलिटी कहती है दूसरों की मदद करनी है। तो मान लीजिए कोई भी, मैंने कहा अच्छा आईफोन है, आईफोन का मैं सेल्समैन हूँ, अब मैं तो जितने बेचूंगा उतना मेरे को प्रॉफिट होगा। लेकिन एक स्पिरिचुअल सेल्समैन होगा ना, वो देखेगा मैं आईफोन बेचने के लिए निकला हूँ, इस गरीब आदमी के पास इस समय सिर्फ 1.5 लाख की सेविंग है या ये लोन लेके कर रहा है, मेरा धर्म तो है कि मैं इसको बेच दूं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं इसको बेचना मेरा धर्म है, लेकिन इसको एजुकेट करना भी मेरा धर्म है। वो सेल्समैन क्या कहेगा, तू इस फ़ोन को खरीद और इस फ़ोन से क्या क्या कर सकता है ये मैं तुझे बताता हूँ, तो इससे वीडियो बना, अपलोड कर और इस तरह से अपलोड कर, ये 4 चीज़ें कर, तेरे को ये 1.5 लाख रुपए 2 साल में वसूल भी हो सकते हैं। मैं उसको एक एंटरप्रेन्योर भी बना सकता हूँ। तो जो एक अच्छा सेल्समैन होगा और स्पिरिचुअल होगा ना, वो लोगों को सिर्फ बेचेगा ही नहीं, वो बेचने के बाद भी उनसे रिलेशन करेगा, वो बेचने के बाद भी उनको क्या क्या समस्याएं आएगी उनके लिए खड़ा रहेगा, नहीं खड़ा रहेगा तो भी वो किसी न किसी को वहाँ पे सपोर्ट कनेक्ट करवा देगा। मतलब इनक्रेडिबली सेल्फलेस होगा वो। और कई बार वो कहेगा कि यार चल ठीक है, मेरा कमीशन है, मुझे पता है तेरे को ज़्यादा लग रहा है, तू ये पकड़, तेरे लिए मैं ये हेल्प कर देता हूँ। वो कस्टमर्स को जेन्युइनली हेल्प करेगा, उससे उसका वर्ड ऑफ माउथ बढ़ेगा। देखिए स्पिरिचुअलिटी, मैं तो सेल्स कहता हूँ, सेल्स पूरी प्रोसेस ही स्पिरिचुअल है। अगर मेरे पास वैलिड प्रोडक्ट है और मैं दूसरे को नहीं बेच पा रहा हूँ, तो मैं पता है क्या कर रहा हूँ, डैमेज। मैं उसकी हेल्प कर सकता था, लेकिन मैं अपने आप को रोक रहा हूँ उसकी हेल्प करने से, क्योंकि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, या मैं नहीं बेच रहा हूँ अग्रेसिवली तो भी मैं उसको हेल्प नहीं कर रहा हूँ। मुझे किसी ने ये कोट बेचा या किसी ने कोई जूते बेचे या कोई ये कुर्सी बेची, आज हम कंफर्टेबली बैठ के इस पॉडकास्ट रूम में अच्छे से पॉडकास्ट कर पा रहे हैं, है ना। वी आर पेइंग फॉर दिस पॉडकास्ट रूम, वी आर पेइंग फॉर दिस चेयर, करेक्ट, एवरीथिंग।
लेकिन अगर ये चेयर हमें कंफर्टेबल पॉडकास्ट करके हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदलने में हेल्प कर रही है, तो क्या इस पॉडकास्ट स्टूडियो वालों को हमें ये पॉडकास्ट स्टूडियो बेचना चाहिए? यस, क्योंकि ये प्रोडक्ट हेल्प का प्रोडक्ट है। सेलिंग इज़ हेल्पिंग, ये मेरा बिलीफ है। अगर मेरे पास राइट प्रोडक्ट है, भाई मेरे पास अच्छा क्वालिटी का घर है और वो अच्छी रेट में, मुझे दबा के बेचना चाहिए, बेशर्म होके बेचना चाहिए। आई मस्ट सेल इट विथ लॉट ऑफ कन्विक्शन। और मैं तो कहता हूँ सेल टिल द बाय और टिल द डाई, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट में अगर विशेष क्वालिटी है तो मुझे इतना बेचना चाहिए उसे कि मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मैं हर बार, वो आदमी शुरुआत में मुझसे नफरत कर सकता है, लेकिन जब वो मेरे प्रोडक्ट को यूज़ करेगा तो वो कहेगा यार मज़ा आ गया, आई लव दिस प्रोडक्ट, आई थैंक BSR। आप देखिए मेरे और सभी ट्रेनर्स का हमारा ये कॉमन ऑब्जर्वेशन रहा है, जितने भी लोग हमें ज़्यादा पैसे दे के हमारा प्रोडक्ट लेते हैं ना, उन पे हम भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं और उनकी सक्सेस स्टोरी बहुत इजीली बन पाती है और वो लोग हमें ज़्यादा धन्यवाद देते हैं। और कई लोग हमारी सेल्स पिच से इंप्रेस होके, क्योंकि हम तो सेल टिल द बाय टिल द डाई बहुत अग्रेशन के साथ, क्योंकि हमें पता है पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम मेरा भले 10,000 रुपये का हो, लेकिन मैं कन्विक्शन से बेचूंगा तो ये किसी की भी ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन लोग उस इमोशन में आके खरीद तो रहे हैं, लेकिन अगर वो उस कोर्स से जाते नहीं हैं, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स है, डिजिटल कोर्स है, देखा तो देखा, नहीं देखा तो नहीं देखा, तो वो गाली भी दे सकते हैं कहीं, अरे BSR का प्रोग्राम दिया था मैंने, 6,000 रुपये दिए थे, मेरे को वैल्यू नहीं मिली। अरे भाई तूने किया क्या उस प्रोग्राम को? नहीं किया ना। तूने पब्लिक स्पीकिंग जैसे प्रोग्राम को एक रात में 50 वीडियो देख डाले, इम्प्लीमेंट किया? नहीं किया। तो तूने गलती कर दी तेरे लेवल पे। प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छा था बट आपने यूज़ नहीं किया, बट फिर भी वो आदमी मुझे गाली दे रहा है। तो लेकिन कोई आदमी जिसने मेरा 5 लाख 10 लाख 15 लाख 25 लाख का प्रोडक्ट लिया है, वो मुझे दुआएं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो मैंने कन्विक्शन से बेचा भी है, मैं उसको सर्व भी कर रहा हूँ। तो सेल्स इज सर्विस, सेल्स इज हेल्पिंग, सेलिंग इज जस्ट अ कम्युनिकेशन, एक रिलेशनशिप बिल्डिंग टूल। वाह वाह सर, लास्ट एक क्वेश्चन सेल्स पे लेंगे। 15,000 रुपये से कहते हैं ज़िंदगी में, पहले ज़माने में तो लाखों की बात होती थी, अब करोड़ों की बात होती है। कहते हैं पहला 1 करोड़ कमाना किसी का भी सपना होता है, राइट? मुझे याद है, मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम 5 साल पहले ली थी, जितना मेरे को चाहिए था। पर मैंने बहुत सारे लोग अपने साथ के देखे हैं जिनको 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस है, आज तक उनके पास 1 करोड़ भी नहीं है, मतलब 1 करोड़ भी नहीं बना पाए। तो अगर हम 1 करोड़ अपना पहला माइलस्टोन अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, और कौन सा प्रोफेशन है जो उनको 1 करोड़ तक पहुंचा सकता है? बिकॉज आप सेल्स भी देखते हैं, आप मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, आप कम्युनिकेशन की भी क्लासेस देते हैं। विद ऑल योर एक्सपीरियंस, अगर कोच BSR को बोला जाए कि कोई 15,000 रुपये कमाता है और उसे 1 करोड़ तक जाना है, तो सर आप उसे क्या स्टेप्स गाइड करेंगे? मैं पहला चीज़ उसे कहता हूँ कि डोंट सेटल फॉर लेस। अगर आपको 15,000 से 1 करोड़ पहुँचना है ना, तो फिर आपको अब 1 करोड़ के हिसाब से सोचना है, 1 करोड़ के हिसाब से पढ़ना है, 1 करोड़ हिसाब से ही लोगों से मिलना है। ओके। आप 15,000 कमा के सपना देख रहे हो 1 करोड़ का, मैं कहता हूँ किसी भी इंसान को 1 से 3 साल में 1000% गारंटी के साथ 1 करोड़ रुपए कमवा के दिया जा सकता है, एटलीस्ट 1 साल में। तो 1 साल में सर? हाँ, कोई भी व्यक्ति, चाहे आज वो 10,000 कमा रहा हो, नहीं कमा रहा हो, या 1 लाख रुपए कमा रहा हो, 50,000 रुपये कमा रहा हो, वो 1 साल के अंदर अंदर या 3 साल मैक्सिमम के अंदर अंदर 1 करोड़ रुपए सालाना तो कमाना शुरू कर देगा। लेकिन उसको एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी? सबसे पहले उसको उस प्रोसेस में ये समझना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ उससे अभी तक 15,000 आ रहा है, मतलब उससे तो बिल्कुल नहीं आएगा। उसको उसे इमीडिएट छोड़ने का हिम्मत करना पड़ेगा। वो आदमी एक्सक्यूज़ देगा, नहीं जी 15,000 से मेरा घर चलता है, मैं इसको छोड़ दूंगा तो मैं तो लोन में आ जाऊंगा। 1,80,000 का लोन आ जाएगा ना साल भर के अंदर, इट्स एब्सोल्युटली ओके। 1 करोड़ कमाने के लिए 1,80,000 का लोन लेना पड़े तो चलेगा। तो मैं उसको पहला कहता हूँ, अगर तू सच में अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में 1 करोड़ रुपए साल का कमाना चाहता है, तो सबसे पहले तो जो 15, 20, 25, 50,000 कमा रहा है छोड़ दे उसको। वो कहेगा सर छोड़ने के बाद लोन हो गया तो उस समय 5 लाख 2 लाख 4 लाख का लोन लेने की हिम्मत रखो, क्योंकि देयर इज नो रिवॉर्ड विदाउट द रिस्क इक्वल्स टू रिवॉर्ड। सिंपल सी बात है, कैलकुलेटेड रिस्क है ये, कोई बहुत बड़ी रिस्क नहीं है। 5-6 लाख का खर्चा तो आज कोई गलती से घर में बीमार हो गया और हॉस्पिटलाइज हो गया तो 2 महीने के अंदर आ जाएगा, हो जाता है। राइट। सो ये कोई बहुत बड़ी रिस्क नहीं है, क्योंकि तुम्हें अगर अपने जनरेशन्स को सिक्योर करना है तो ये रिस्क आज लेना ज़रूरी है, नंबर 1।
नंबर 2, अब फ्री हो गए आप, अब क्या करना चाहिए? अब इंटरनेट पे थोड़ा सा रिसर्च कर लो, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमने 3 महीने में, 6 महीने में, 1 महीने में 1 करोड़ कमाया। जैसे कि मैंने कई बार चिल्ला चिल्ला के बोला है कि भैया मैंने, जब मेरा 2 लाख रुपए महीने का इनकम था, मैं ऑनलाइन आया, डिजिटल आया और मैंने 1 करोड़ रुपए महीना शुरू कर दिया कमाना विद इन मे बी जस्ट अ मैटर ऑफ 1 और 2 मंथ्स। तो लोगों को मैं बोलता हूँ कैसे किया होगा मैंने ऑनलाइन जाने का सिस्टम सीखा, मैंने वेबिनार करने का सिस्टम सीखा, मैंने सेल करने का सिस्टम सीखा, मैंने सेल को ऑफर क्रिएट करने का सिस्टम सीखा। भाई ये मेरी कहानी है। कई और लोग एआई से 1 करोड़ कमा रहे होंगे, कई और लोग शायद रियल एस्टेट से 1 करोड़ कमा रहे होंगे। तुम्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से इन 4-5 चीज़ों में या ऐसी 15 चीज़ें और निकालो, उनमें से जो समझ में आता है वो करो। हमारा एक दोस्त है, वो ब्लॉगिंग करके 1 करोड़ रुपए कमाता है, सिर्फ ब्लॉग लिखता है अच्छे अच्छे और उससे 1 करोड़ कमाता है। अब देखिए कितने ज़बरदस्त लोग हैं इस दुनिया में, अलग अलग। तो पहला 1 महीना डिवोट कर दो, या जॉब छोड़ने के पहले का 1 महीना डिवोट कर दो रिसर्च करने में कि ये 10 तरीके हैं जिनसे 1 करोड़ रुपया साल में कमाया जा सकता है या महीने में कमाया जा सकता है। फिर लिस्ट डाउन करो कि उसमें कौन कौन सी स्किल्स इन्वॉल्व है। जैसे अगर मैं ट्रेनर की बताऊं तो ट्रेनिंग में पब्लिक स्पीकिंग इन्वॉल्व है, कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व है। अगर कोई सॉफ्टवेयर से कमा रहा है तो सॉफ्टवेयर बिल्डिंग की स्किल्स इन्वॉल्व है, उसमें जावा, C++ या और आजकल की कोई टेक्नोलॉजी होगी, AI वो सारी इन्वॉल्व है। अगर कोई इंसान रियल एस्टेट से कमा रहा है तो उसमें रियल एस्टेट, लैंड का नॉलेज, बिल्डिंग का नॉलेज, सेल्स का नॉलेज, नेटवर्किंग का नॉलेज, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी स्किल्स इन्वॉल्व है ना, बस वो कहाँ से सीखने को मिलेगी, उसको सिखाने वाला 2 लाख चार्ज करेगा, 1 लाख चार्ज करेगा या 5 लाख चार्ज करेगा, वो सोचना नहीं है। सीखने में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि सीखने में तुम सोचने लग गए नहीं सर वो पैसा तो अरेंज ही नहीं कर सकते, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर तुमने आज वो पैसा खर्च नहीं किया तो तुम फिर से 5 साल तक वही इंतजार करते रहोगे कब आएगा 1 करोड़ भाई, राइट? तो कहते हैं जो सीखने में पैसा डालते हो वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहता है। मैं उन लोगों से एक ही क्वेश्चन कहता हूँ कि आज अगर तुमने 5 लाख डाला सेलिंग स्किल सीखने में, जीवन भर में ये तुम्हें कितना रिवॉर्ड दे सकती है? मुझे तो इसने 10 साल में 100 करोड़ से ज़्यादा का रिवॉर्ड दिया है, तुम्हें कितना दे सकती है? बोले सर मुझे 10 करोड़ तो दे ही सकती है। तो भाई 5 लाख खर्च करके अगर 10 करोड़ आने की पॉसिबिलिटी हो रही है तो करो ना 5 लाख रुपए खर्च। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ही है ये। एंड अभी तक तो मेरी करियर को 10 साल हुए हैं मान लो, अभी तो मैं 40 साल और खेलूंगा, तो उसमें कितना गुना आएगा? तो ओवरऑल लाइफ टाइम में 5 लाख खर्च करके अगर 500 करोड़ आने वाला है या 5,000 करोड़ आने वाला है तो 5 लाख की क्या औकात है? टेक दैट रिस्क अगेन। एक ऑर्डिनरी आदमी क्या सोचता है, नहीं जी रिस्क तो नहीं ले सकता मैं, कहीं से मैं करोड़ कमा लूँ, नहीं कमा पाएगा। तुम क्या सोच रहे हो भक्त बन जाऊँ मैं भगवान हनुमान जी का, हनुमान चालीसा रोज, मैं हनुमान भक्त हूँ, मैं हनुमान चालीसा सुंदरकांड सब करता हूँ, लेकिन मुझे भी पता है कि मैं आज सारा काम छोड़ के सिर्फ हनुमान जी के चरणों में बैठ जाऊं और मैं दिन रात जपूं कि 1000 करोड़ आ जाए जी, 1000 करोड़ आ जाए, नहीं आएगा मेरे पास। क्योंकि हनुमान जी कहेंगे भाई ऐसा होता तो भगवान राम तो भगवान थे, लक्ष्मण जी को मेरे को क्यों भेजते संजीवनी बूटी लाने के लिए? वो तो यूं चुटकी बजाते संजीवनी हाथ में आ जाती, दे देते। लेकिन भगवान को भी इंसान के रूल फॉलो करने पड़ते हैं, तो मैं तुझे बैठे बैठे कुछ नहीं दे सकता। कर्म हाँ, करने तू पड़ेंगे। मेंटल कर्म 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कर, बाकी के टाइम फिजिकल कर्म भी कर, और फिजिकल कर्म है सेल सीखना। वाओ ग्रेट सर। अब कम्युनिकेशन एंड मैनिफेस्टेशन पे मूव करते हैं। पावरफुल कम्युनिकेशन का रियल मीनिंग क्या होता है? पावरफुल कम्युनिकेशन का रियल मीनिंग ये है कि अगर मैंने एक्स बोला और आपको एक्स समझ में आ जाए तो ये पावरफुल कम्युनिकेशन हो सकता है। मैंने एक्स बोला और आपको वाई समझ में आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ आप भक्ति करो और आप डाउट में ही फंसे हुए हो और मैं आपका डाउट नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कम्युनिकेशन सीखो और आप कह रहे हो नहीं नहीं मेरे क्या काम आएगा, और मैं आपका वो डाउट सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, या आप कह रहे हो एक ऑब्जेक्शन है सर पैसे नहीं है अभी तो, और मैं आपको उस ऑब्जेक्शन को डील नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब है आई एम नॉट वेरी गुड विद दैट कम्युनिकेशन। सो पावरफुल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जहाँ हम अगले का माइंडसेट समझ के उसके सारे सवालों का जवाब पहले ही अपने कम्युनिकेशन में दे चुके हैं। कि अगला इंसान मेरे पास एक 10,000 कमाने वाला है तो उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसी के हिसाब से मैं उसको सारा सेल्स पिच दूं। और कोई अमीर आए मेरे पास जिसका 1,000 करोड़ का धंधा है और उससे मैं बात करूं तो उनके हिसाब से मैं कम्युनिकेशन को फ्लेक्स कर पाऊँ। तो पावरफुल कम्युनिकेशन इज़ अ फ्लेक्सिबल वे ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द पर्सन, बेस्ड ऑन द सिचुएशन, बेस्ड ऑन द टाइम, बेस्ड ऑन द एफर्ट्स, skills, everything. That is what I consider as the powerful communication.
Okay. So, sir, when we say that, in case if you want to be a good communicator, you should have knowledge of English, grammar and all. तो क्या इंग्लिश आनी ज़रूरी है? डिपेंड करता है आपका मार्केट कौन सा है। अगर आपने ऐसा मार्केट चूज़ किया, जैसे मैं पहले अंग्रेज़ी में बात करता था, कॉर्पोरेट्स में जाता था, तो वहाँ मुझे अंग्रेज़ी ही बात करनी पड़ेगी। लेकिन जब मैं यूट्यूब के जोन में आया और पहले मैं इंग्लिश में वीडियो बना रहा था या पहले सिर्फ इंग्लिश में बना रहा था, मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर ऑडियंस इंडिया की टारगेट करनी है, मेरे को दो ही लॉजिक समझ में आए। मैंने कहा शायद इंग्लिश स्पीकर्स की अब्रॉड तो डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए हमें तो इंडिया के क्राउड को अप्रोच करना है। तो मैंने मार्केट के हिसाब से हिंदी बोलना शुरू किया और अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बात करता हूँ। सारे पॉडकास्ट हिंदी में हो रहे हैं, सारे वीडियोस हिंदी में बना रहे हैं। तो आई थिंक आपका मार्केट क्या है। आप एक पॉलिटिशियन हो और आपका मार्केट है बिहार, तो फिर आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ग्लोबल लेवल पे जाना चाहते हो तो यू नीड इंग्लिश, तो यू चूज़ वाइजली। मैं तो कहता हूँ अगर आपका लोकल मार्केट भी है तो सीख तो लो इंग्लिश या 4 और भाषाएं, उसमें कहाँ गलती है ना। जैसे मुझे भी सिर्फ अपनी मदर टंग जो हमने बचपन से मारवाड़ी बोली है, हिंदी है और इंग्लिश, ये 3 लैंग्वेजेस आती है, बाकी और कोई नहीं आती। लेकिन अगर मुझे लगा कि गुजराती में ही पूरा दुनिया बिजनेस करने लग रही है अगर, तो शायद मैं गुजराती भी सीख लूँगा। तो सीख लीजिए, उसके बाद चॉइस कीजिए कि बोलना है कि नहीं बोलना है। तो अब मुझे अंग्रेज़ी आती है और मैंने इंग्लिश मुझे नहीं आती थी, मैं 3 महीने में दिन रात मेहनत करके मैंने सीखी है ये लैंग्वेज। तो जब मैं 3 महीने में इंग्लिश सीख सकता हूँ तो कोई भी लैंग्वेज सीख सकता हूँ, और ज़रूरत है तो सीखिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सर, क्या ऐसा होता है कि लोग 1 लाख माइंडसेट के साथ 1 करोड़ अर्न नहीं कर सकते? माइंडसेट देखिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर मेरा माइंडसेट है कि 5 स्टार में तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, मैं तो ओयो रूम में ही रुकूंगा, ठीक है, तो अब मेरी 1 करोड़ भी है ना मेरे पास, तो मेरी ज़िंदगी 1 लाख वाली रहेगी। और कोई अगर 1 लाख कमा रहा है, वो आदमी कहे नहीं नहीं मुझे तो 5 स्टार में रुकना है आज, यार ओयो में मैं 10 बार रुक लूँगा, लेकिन आज थोड़ा पैसा जमा हो गया है, मैं 5 स्टार में करता हूँ। वो आदमी का एक पता है क्या माइंडसेट हो रहा है, उस आदमी का माइंडसेट हो रहा है आई एम इम्पॉर्टेंट, आई हैव मोर देन इनफ, आई डिज़र्व 5 स्टार। और जब 1 लाख वाला 5 स्टार को डिज़र्व करने का माइंडसेट रखने लग जाता है, धीरे 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 उसकी लाइफ में 5 स्टार आने लग जाती है। मैं एक छोटा सा मेरी लाइफ का किस्सा बताता हूँ जो मैं हमारे कई प्रोग्राम्स में बताया मैंने। मैं जब दिल्ली पहली बार आया था, मेरे फादर एक जगह जॉब करते थे और मैं दिल्ली उनके साथ पहली बार आया। मतलब मैं बड़ा डरा हुआ गाँव का सा लड़का, और मेरे फादर ने मुझे ताजमहल मेरे फादर ने मुझे कुतुब मीनार नहीं दिखाया, लाल किला नहीं दिखाया, मुझे इंडिया गेट नहीं ले गए। वो मुझे ले गए कनॉट प्लेस के पास ले मेरिडियन होटल, और मैं बहुत डरा हुआ सा सहमा हुआ सा बच्चा, मैं वो लिफ्ट्स देख रहा हूँ और वो लॉबी देख रहा हूँ ग्रैंड, एंड फिर मेरे फादर उनके रिसेप्शनिस्ट से बात करके मुझे अच्छा सा रूम दिखा के ला रहे हैं, स्विमिंग पूल एरिया दिखा के ला रहे हैं। मतलब मेरे फादर उस समय 4-5 हज़ार रुपये महीना कमा रहे होंगे, लेकिन ही न्यू दैट आई डिज़र्व दिस। एंड उस दिन मेरे ये जो इमेजेस बनी उस होटल की, उसका परिणाम ये है कि पिछले 6-7 सालों में मैंने जितनी बार भी ट्रैवल किया है, जहाँ भी ट्रैवल किया है देश या विदेश में, भगवान ने मुझे 5 स्टार होटल से दिए, यू नो। एंड मैं भगवान को कहता हूँ, भगवान वो मेमोरी, और आज एवरीडे 5 स्टार। आई मीन मेरे फादर का थॉट कि आई डिज़र्व दैट। मेरे फादर कई बार कहते थे यू आर ए सेलिब्रिटी। फिर मैं एक टीचर से मिला तो मेरे टीचर कहते थे यू आर ए सेलिब्रिटी बिकॉज यू कैन सेलिब्रेट लाइफ नाउ। तो मैंने सीखा सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेट। मैं मजाक करने लग गया था मेरे दोस्तों से। मैं कहता था यार आज तुम सबको सेलिब्रिटी के साथ लंच करवाता हूँ, चलो। कौन है? मैं सीक्रेट बताता हूँ, आज 2 बजे यहाँ पे मिलना, एक बहुत ही बड़ा आदमी आ रहा है। वो कहते थे अच्छा ठीक है, कौन है? 2 बजे सब मिलते थे, फिर मैं एंट्री मारता था थोड़ा लेट, तो कौन है? अरे बस आ ही रहा है। कौन है? फिर मैं कहता रुको मैं लेके आता हूँ बाहर, अभी फ़ोन आ गया उसका। मैं एक्ट करता, फिर बाहर से वापस आता, अरे कहाँ है? मैंने कहा यही है, यही सेलिब्रिटी है। तो ऐसे मैं, मेरे टीचर्स ने सिखाया प्ले, हैव फन विद द लाइफ। एंड आप देखिए वो छोटी सी इमेज जो 5 स्टार की एक बार देखी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हर रोज़ 5 स्टार लाइफ में होगी। अब ये सोचना नहीं पड़ता कि कहीं जा रहे हैं तो 15,000 की होटल है, 5,000 की होटल है। इतना सामर्थ्य आ गया ना। तो उस समय तो मेरे फादर 4,000 रुपये महीना कमा रहे थे। तो कहते हैं जब लाख कमा रहे हो ना तो करोड़ों के सपने देखना शुरू कर दो,
क्योंकि करोड़ों के सपने के पास जाओ, सपने से दूर मत जाओ। एक ऑर्डिनरी इंसान जो कई बार करोड़ भी कमा रहा है ना, वो 5 स्टार होटल को देख के यूं निकल जाएगा, नहीं नहीं यार इधर तो अपने 20,000 लग जाएंगे, छोड़ना यार। कोई रिक्शा वाला है, वो 5 स्टार को देखेगा, वो यूं देख के निकल जाएगा, नहीं नहीं यार बहुत अच्छी होटल है लेकिन अपन तो जा ही नहीं सकते। एक टैक्सी ड्राइवर मुझे मिला और उसने मुझे बिठाया, मैं यहाँ पे दिल्ली में वसंत कुंज में एक अच्छी होटल में था, और वहाँ इवेंट अटेंड करके मैं टैक्सी में बैठा और टैक्सी वाले ने कहा सर इस होटल में कितना पैसा लगता है सर खाना खाने का, मेरे को परिवार को लाना है। मैंने कहा 2,000 रुपये एक आदमी का लगेगा। अच्छा सर तो हम 2 बच्चे और वाइफ और आएंगे, 8,000 में हो जाएगा सर, और माँ को भी लाएंगे तो 10,000 में हो जाएगा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा वो रिक्शा वाला, वो टैक्सी वाला हो सकता है 10 साल बाद अमीर आदमी बन जाए, क्योंकि वो सोचना शुरू कर रहा है कि मैं और मेरा परिवार इस 5 स्टार होटल में खाना खाना डिजर्व करते हैं। सो इट डजेंट मैटर कि आज आप 1 करोड़ कमा रहे हो या 1 लाख कमा रहे हो, सपने के तरफ जाओ, सपने के पास जाओ, सपने को छू के देखो, सपने को फील करके देखो, सपने को एक्सपीरियंस करके देखो, सपने के अंदर बैठ के देखो। कुछ नहीं खा सकते ना उस 5 स्टार होटल में, तो उसमें जाके आराम से बैठ के वहाँ की हवा को अंदर लो, वहाँ की लग्जरी को आंखों से देखो, वहाँ के लेदर को छू के देखो, वहाँ की सीढ़ी को हाथ लगा के देखो, एंड आप देखोगे आपका ब्रेन धीरे धीरे कहेगा आई वांट इट, आई वांट इट, आई डिज़र्व इट, आई लव इट, एंड देन यू विल मैनिफेस्ट इट। वेरी गुड सर। लोग हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं या अफर्मेशंस की बात कर रहे हैं, लोग जिस कंपनी में काम करते हैं ज़्यादातर आपने देखा है कि हर एम्प्लॉई रो ही रहा होता है या गाली दे रहा होता है अपने बॉस को। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, राइट, क्या ये राइट माइंडसेट है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो और आप वहीं पे अपने बॉसेस को गाली दे रहे हो? बहुत ही गलत माइंडसेट है। 2 रीज़न से गलत है। आपको ज़बरदस्ती बोला है क्या किसी ने उस कंपनी में काम करने के लिए? नहीं बोला। अगर ज़बरदस्ती है और आप बॉस को गाली दे रहे हो तो ठीक हो सकता है, लेकिन क्या आपको ज़बरदस्ती बोला है किसी ने उस कंपनी में काम करने के लिए? नहीं। आप उस कंपनी को आज छोड़ सकते हो या 10 साल पहले भी छोड़ सकते थे, और जब आपको ऑफर लेटर मिला तब भी आप मना कर सकते थे। तो किसकी चॉइस है उस कंपनी में काम करना? आपकी चॉइस है। गलत क्यों है? क्योंकि उस कंपनी में आपने काम करना चूज़ किया। अब उससे जब 50,000, लाख, 2 लाख जो भी आ रहा है आपके घर में, उससे आपका पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, कपड़े आ रहे हैं, घर की बिजली आ रही है, पानी आ रहा है, बच्चे की फीस आ रही है, एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, घूमना फिरना आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। जिस मंदिर से मुझे इतना सब कुछ मिल रहा है उसको मैं गाली दूँ? आप मुझे बहुत हेल्प कर रहे हो, आप मुझे कपड़े दे रहे हो, और मैं कहूँ यार ये लड़की बहुत ही बेकार है, तो कितना बड़ा एहसान फरामोश हूँ मैं। मतलब हमने सुना है ना कि आदमी जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा होता है, तो वो महामूर्ख होता है। आप जिस बिजनेस में जा रहे हो, जिस जॉब में जा रहे हो, आप उसे गाली दे रहे हो, तो आपकी वाइब्रेशन कैसी हो रही है, लो या हाई? लो। और लो वाइब्रेशन से हायर क्वालिटी की चीज़ें अट्रैक्ट होगी? नो। आपका टैलेंट अच्छा है तो आप टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट करोगे, आप रिक्शा वाले हो तो रिक्शा वालों को अट्रैक्ट करोगे, सेलिब्रिटी हो तो सेलिब्रिटीज़ को अट्रैक्ट करोगे। मेंटली आपके पास भले संपत्ति कुछ भी ना हो, आप देखिए साधु संत कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन उनका माइंडसेट कैसा है? हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के दास हैं। तो बड़े बड़े पैसे वालों भी उनके चरणों में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान यहाँ है तो गुरु यहाँ है, एंड पैसे वाला यहाँ है, चाहे वो बिलियनर ही क्यों ना हो। ठीक है। सो जो साधु संत है उनके पास शायद तन पे लंगोटी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े से बड़े पैसा वाला झुक जाता है, और वो अगर किसी पैसे वाले को ऑर्डर दे दे कि भाई 5,000 करोड़ का ये हॉस्टल बनवाओ, तो बनवा देगा। वो अपनी कम्युनिटी को ऑर्डर दे दे कि हम इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे करना चाहते हैं, रिवर्स को साफ करना चाहते हैं, हो जाएंगी। तो जब आदमी एक जॉब में जा रहा है और वो जॉब को गाली दे रहा है, तो अपनी लो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। यानी वो पैसे वालों के नीचे 2 लाख वाले, और वो धीरे 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 अपनी वाइब्रेशन ऐसी बना रहा है कि आज वो 2 लाख तो कमा रहा है, हो सकता है 2 लाख से 3 लाख पे चले जाए, लेकिन उसके खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि वो 3 लाख में भी मैनेज नहीं कर पाएगा। एंड 99% लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो पैसे को अब्यूज़ कर रहा है, अपने उस बॉस को अब्यूज़ कर रहा है, अपनी जॉब को अब्यूज़ कर रहा है। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं, मान लो बॉस ही बहुत ही बुरा है, तो आपके पास हमेशा चॉइस है, लीव द जॉब। नहीं सर मैं लीव नहीं कर सकता क्योंकि ये जॉब ही है, मेरे को दूसरी नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, जब तक दूसरी नहीं मिल रही है यहीं से पैसा आ रहा है। रोज़ इसको मंदिर समझ के अंदर हो, और वो बॉस को भी भगवान ही मानो। तो मैं अफर्मेशन बोलता हूँ, मेरा घर स्वर्ग है, जो मैं खाऊं अमृत है, और जिससे भी मैं मिलूँ वो भगवान है। तो वो बॉस भी भगवान का अंश है। कोई कोई भगवान आपको अलग तरह से सिखाता है, उससे जो जो सीख लो कि, और कुछ भी नहीं सीखते तो ये तो सीख लो कि ऐसा बॉस कभी नहीं बनना है।
ऑलराइट, और पहली मोमेंट पे एग्जिट मार दो। जब तक उस कंपनी की दहलीज पे जा रहे हो, मंदिर में भगवान की पूजा करो ना करो, उस कंपनी की एक एक चीज़ की पूजा ज़रूर करो, यानी उसके प्रति श्रद्धा रखो, समर्पण रखो, ग्रैटिट्यूड रखो, क्योंकि वहाँ से पैसा आ रहा है। एहसान फरामोश मत बनो, अपनी थाली में छेद मत करो। सर कहते हैं, सुनने में आता है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो पूरा हो जाता है। तो ये जॉब वाले लोग बोलते हैं कि हमें 50% सैलरी हाइक चाहिए, 100% सैलरी हाइक चाहिए, कैसे मैनिफेस्ट करें मिल सर? जाएगी। बस आप मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हो, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, निधि जी मुझे मसाला डोसा खाना है, लेकिन मैं निधि जी को रेस्ट्रिक्ट कर दूँगा, फ़ोन को हाथ नहीं लगाओगे, न किसी को बोलोगे, बस आप यहाँ आंखें बंद करके ऑर्डर करो, मसाला डोसा आना चाहिए। मैं निधि जी को बोलता हूँ मसाला डोसा चाहिए, निधि जी के पास पावर है, एक फ़ोन करेंगी मसाला डोसा आ जाएगी, जोमेटो से ऑर्डर करेगी मसाला डोसा आ जाएगा, किसी को बोलेंगी और मसाला डोसा आ जाएगा। लेकिन हो सकता है उसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़े, लेकिन मैं निधि जी को रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, फ़ोन नहीं यूज़ करोगे, किसी को बोलोगे नहीं। हम ये क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें 100% हाइक चाहिए। आपको 100% हाइक चाहिए ना, आप लिखो, मैनिफेस्ट करो, विजुलाइज करो। 1 लाख रुपए आ रहा है, उसकी जगह विजुलाइज करो 2 लाख आ रहा है, 2 लाख से ये चीज़ आने वाली है, उसकी फ़ोटो काट के लगाई, उसको सारी एनवायरनमेंट को ऐसा डिज़ाइन कर दिया जैसे 2 लाख आया। 2 लाख आने के बाद जिस 5 स्टार होटल में जाओगे या जिस जगह पे जाओगे घूमने, उसका पहले से ही रिसर्च करना शुरू कर दिया, उसके वीडियो देखना शुरू कर दिया, उसके अंदर जाके एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया, भले पैसे खर्च किए या नहीं किए। तो जब ये सारी इमेज आपके माइंड में आ जाएगी, अब यूनिवर्स को कहो आई एम रेडी टू डू वॉट एवर इट टेक्स, आई अलाउ यू टू फुलफिल माई विश। अब यूनिवर्स को आपने ये कह दिया, भगवान को ये कह दिया कि मैं आपको अलाउ करता हूँ, आप मेरी विश फुलफिल करो। भगवान देखेगा इस कंपनी में इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है 10% से ऊपर की। भगवान ऐसा कुछ चक्कर चला सकता है कि आपका बॉस आपको या तो फायर कर दे, या फिर आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाए, या फिर आपको बिजनेस करने की कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए। लेकिन आपको नहीं, बिजनेस रिस्की है, नई जॉब में दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, और इस वाली जॉब में तो 10% हाइक है। तो अब आपने भगवान को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आप कह रहे हो मैं दूर नहीं जाऊँगा। तुमने 2 लाख रुपए की हाइक मांगी, तुमने ये नहीं बोला कि मेरे घर के पास वाली कंपनी में ही चाहिए। ठीक है, तो मैं कहता हूँ यही चीज़ लोगों को रिलेशनशिप में भी मैनिफेस्ट करने में काम करनी चाहिए। लोग कहते हैं मुझे उसी लड़के से शादी करनी है, उसी लड़की से शादी करनी है। नहीं, तुम्हें उसी लड़के और उसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। तुम अलाउ करो यूनिवर्स को कि उस लड़के और उस लड़की से शादी करने के बाद तुम्हें जो जो मिलेगा वो हो सकता है उससे बेटर यूनिवर्स किसी और लड़की से या किसी और लड़के के साथ तुम्हें दे दे। कोई बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर तुम्हें दे सकता है यूनिवर्स, लेकिन तुमने कहा यूनिवर्स को नहीं नहीं उसी की शादी हो, और उसके पिताजी ने पकड़ के उसकी ज़बरदस्ती दूसरी शादी कर दी। अब भी तुम मैनिफेस्ट किए जा रहे हो उसका तलाक हो जाए और मेरी शादी हो जाए। तुम्हारा तरीका ही गलत है। एक्चुअली हम लोगों को कहते हैं कि तुम जैसा लाइफ पार्टनर क्रिएट करना चाहते हो, तुम लिखो कि वो लाइफ पार्टनर आने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी। तुम सिर्फ उस ज़िंदगी को मैनिफेस्ट कर सकते हो, लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट मत करो, क्योंकि लाइफ पार्टनर्स एक लिमिटेड, आपकी थिंकिंग है वो लड़का चाहिए या वो लड़की चाहिए, वो लड़का चाहता है वो लड़की चाहिए, वो होगा कैसे, और वो तीसरी चीज़। तो अल्टीमेटली ये बड़ा पैराडॉक्स हो जाएगा। हमें मसाला डोसा खाने से मतलब है, उसी रेस्टोरेंट से खाने में से कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं वही रेस्टोरेंट का चाहिए, वो रेस्टोरेंट बंद हो गया भाई 5 साल पहले, अब कहाँ से खुलेगा। नहीं नहीं, मैनिफेस्टेशन तो कहता है सब हो सकता है। अरे तो सब हो सकता है तो भगवान के बने बनाए नियम थोड़ी बंधेंगे। तुम तो कहोगे कि पृथ्वी चांद बन जाए, चांद सूरज बन जाए मैनिफेस्टेशन से, ये नहीं होगा। तुम कहोगे मैनिफेस्टेशन से सूरज की जो दूरी है वो पास आ जाए, जल जाओगे सब लोग। तो वो कभी मत मांगो जो तुम्हें नहीं चाहिए। तुम्हें जो चाहिए वो क्लियरली लिखो, मुझे डबल हाइक चाहिए एंड आई अलाउ यूनिवर्स टू गिव इट टू मी द वे इट वांट्स। लेकिन अगर तुम्हारे कुछ स्पेसिफिकेशन है कि तुम सिटी नहीं छोड़ना चाहते, तो तुम लिखो मैं इसी सिटी में 2 लाख रुपए की हाइक चाहता हूँ। तुम नहीं चाहते कि तुम अपने परिवार से दूर रहो, तो तुम लिखो मैं 2 लाख रुपए की हाइक ले रहा हूँ या 100% की हाइक ले रहा हूँ और अपने परिवार के साथ रोज़ रह रहा हूँ। लेकिन अब रेडी हो जाओ, हो सकता है तुम्हें सिटी मूव करनी पड़े, लेकिन परिवार को भी फिर मूव करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो दैट इज द। तो सर सिर्फ मैनिफेस्टेशन में हम विजुलाइज करते हैं और लिखते हैं? नहीं, और कई सारी यूनिवर्स चीज़ें। आप पानी का ग्लास पकड़ो और पानी के ग्लास पे, कहते हैं पानी की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, तो पानी के ग्लास पे आप लेबल लगा सकते हो मुझे डबल हाइक चाहिए, मिल रही है, थैंक यू। पहले से ग्रैटिट्यूड करो। मैं आपको, मेरी फेवरेट एक्टिविटी है लाइफ डिज़ाइन एक्सरसाइज। मतलब मैं कहता हूँ रात को सो रहे हो ना, 8 घंटे आपका सबकॉन्शियस माइंड सारा काम कर रहा है, बॉडी के हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है, ब्लड टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, सर्कुलेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो उस समय आप अपने
सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हो। कैसे? एक हल्का ऑडियो, एक पहले अपने स्क्रिप्ट बना ली कि मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, फिर उसको ऑडियो में रिकॉर्ड कर लिया, रात भर वो ऑडियो प्ले हो रहा है। इट्स अ ब्यूटिफुल एक्टिविटी। ऐसे ही विजन बोर्ड बना लो, जो जो आपको चाहिए कि भाई आपको 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें पिक्चरें ढूंढ ढूंढ के लगा दो। माइंड पिक्चर्स में सोचता है, वो कहता है यस ये पिक्चर आई 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 हैव सीन इट, और वो उसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा। मैं एक आपको बताता हूँ, मैंने ना 2014 में हम लोग एक किराए के मकान में शिफ्ट हुए पुणे, एंड वहाँ पे एक दीवार ऐसे खाली थी तो अच्छी नहीं लग रही थी। हमने गूगल से, क्योंकि किराए का मकान था तो बड़ा इंटीरियर तो करना नहीं था, गूगल से एक स्टिकर ऑर्डर किया वर्ल्ड मैप टाइप का, और वो वहाँ लगा दिया। अब वो लगा हुआ रहा। 2019 में मुझे अमेरिका जाने का मौका आया, तो मेरी फ़्लाइट ने क्या किया, मैं यहाँ से गया लंदन, लंदन से गया अमेरिका, और वापसी में अमेरिका से मैं आया हांगकांग, और हांगकांग से आया इंडिया। हो गया सारा काम। 2014 का पोस्टर, 2019 में ये घटना घटी। जब मैं घर आके उस बेडरूम में गया और मैंने वो पोस्टर देखा, उसमें बताया एक एरोप्लेन बना हुआ था जो इंडिया से लंदन जा रहा है और लंदन से अमेरिका जा रहा है, और अमेरिका से ना हांगकांग आ रहा है, और हांगकांग से इंडिया आ रहा है। मैंने कहा ओ माय गॉड, एग्जैक्टली मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल, आई थिंक फर्स्ट तो नहीं थी, दुबई और सिंगापुर उसके पहले हो रखा था, बट माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप इन टर्म्स ऑफ US ट्रिप। एंड मैंने देखा जो लगा हुआ था चित्र, वो हो गया मैनिफेस्ट। कैसे हुआ पता नहीं। एक बार मैं और मेरी वाइफ बैठे हुए थे, और जो 2014 का यही घर, उसके पहले हम कहीं और रहते थे रेंट पे, और उस समय हमने डिसाइड किया यार अब मेरे को रोज़ रोज़ उस साइड में ट्रैवल करना पड़ता है सिटी के, तो हम उधर ही कोई घर रेंट पे ले लेते हैं। सो मैं और मेरी वाइफ एक दिन, हम 1-2 महीने से सोच रहे थे, तो एक दिन हम बैठे हुए थे, तो मैंने तुरंत उसको कहा यार अपन है ना एक काम करते हैं, इस लैंड लेडी को आज फ़ोन करके मना कर देते हैं कि अगले 1 महीने में हम घर खाली कर रहे हैं, शायद तभी हमारे एक्शन में स्पीड आएगी। हमने पहला काम किया, लैंड लेडी को फ़ोन किया, हमने कहा मैम 1 महीने के बाद हम ये घर खाली कर रहे हैं। बोले ठीक है। उसके बाद मैं और मेरी वाइफ बैठे, अब बताओ हमें दूसरा घर किराए पे लेना है, कैसा चाहिए। हम दोनों मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव करते हैं। तो उसने कहा मुझे जो नया रेंटेड घर चाहिए, उस समय पैसे नहीं थे इतने, तो रेंटेड घर चाहिए। रेंटेड घर में ना 3 BHK चाहिए। मैंने कहा वंडरफुल। मैंने कहा मेरा थॉट है 20,000 से ऊपर किराया नहीं होना चाहिए। फिर उसने कहा मुझे उस घर में हर रूम में AC चाहिए। मैंने कहा मेरा है ब्रोकरेज नहीं चाहिए। फिर उसने कहा मुझे उसमें गार्डन चाहिए। उस समय मेरे दोस्त पीते भी थे और मैं भी थोड़ा बहुत कभी कभी बियर वगैरह लेता था। मैंने कहा मेरे को घर में बार चाहिए। उसने कहा मुझे मॉड्यूलर किचन चाहिए। तो मैंने कहा मुझे ड्राइंग रूम थोड़ा स्पेशियस चाहिए और सोसाइटी में स्विमिंग पूल चाहिए। उसने कहा मुझे गीज़र चाहिए हर बाथरूम में। मैंने कहा मुझे जिम्नेजियम चाहिए उसी सोसाइटी के अंदर। ऐसे हम दोनों ने करीब 15-20 चीज़ें लिख दी। एंड उसके बाद हम वेबसाइट्स पे गए, ठीक है, 1-2 वेबसाइट पे डाला, कुछ नहीं हुआ। housing.com करके वेबसाइट पे गए और हमने अपनी ये रिक्वायरमेंट्स डाली। और आप बिलीव नहीं करोगे, एक घर आया, सिर्फ एक ही घर आया, और वहाँ डायरेक्ट ओनर का नंबर डला हुआ था। हमने ओनर को फ़ोन किया, ओनर ने कहा आ जाओ जी देखने के लिए। हम अगले दिन देखने गए। आप बिलीव नहीं करोगे, सोसाइटी में स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, गार्डन, टेरेस गार्डन, थोड़ा बालकनी वगैरह का, बार, AC, गीज़र नहीं थे, और रूम्स में मॉड्यूलर किचन और सारे कवर्ड सब कुछ। एंड हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ओ माय गॉड ये कैसे हुआ। एंड रेंट? एंड उसके बाद रेंट 18,000 वाओ। एंड ब्रोकरेज नहीं, क्योंकि डायरेक्ट ओनर का कॉल आया। अब सुनिए उसके बाद क्या होता है। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। हमने वो एग्रीमेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया। ओनर उसके एग्रीमेंट होने के बाद, हम शिफ्ट होने के बाद आता है और बोलता है ना मेरे पास गीज़र पड़े हैं, मैं सब जगह गीज़र भी लगवा देता हूँ। उसने सब जगह गीज़र लगा दिए। जो गीज़र एक चीज़ छूटी थी ना उसने लगा दिया। लेकिन उसने एक और चीज़ की, हॉल के अंदर AC लगा हुआ था। उसने कहा ये AC मैं लेके जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को दूसरी जगह करना है। हम जब मैनिफेस्ट कर रहे थे तो हमने कहा सब कमरों में AC चाहिए, हमने कभी नहीं कहा था कि हॉल में AC चाहिए। तो हॉल का AC लगा हुआ था, नालायक निकाल के ले गए। तो आपने लिखा था ये सारा? लिख रहे थे हमने आप लोग? लिखा, हम दोनों ने डिस्कस किया, उसी के हिसाब से हमने सर्च किया और ये हो गया। इतना बड़ा मैनिफेस्टेशन। तो मेरा तो बिलीफ इस मैनिफेस्टेशन में ऐसा है ना, जो आप चाहोगे, अगर आप बहुत क्लियर हो, अगर आप बहुत श्योर हो कि भगवान आपको देता है, यूनिवर्स इसी हिसाब से काम करता है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। इनफैक्ट जब मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि यार
अभी भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैं बहुत क्लियर होके लिख क्यों नहीं रहा हूँ। मेरे साथ तो ऐसे ऐसे मिरेकल्स हुए हैं, गाड़ियाँ मेरे पास मिरेकल से आई है, घर मिरेकल से आए मेरे पास। कई बार मैंने जो पहला घर खरीदा, दुनिया को बोल दिया था इतनी तारीख को घर आएगा, लेकिन पैसे ही नहीं थे उसके 2 महीने पहले तक, डाउन पेमेंट तक के पैसे नहीं थे। और अचानक से मैंने ऐसे ही एक बिजनेस कोचिंग का अपना बैच लॉन्च करने के लिए रेफरेंस से लोगों को बुलाया, 80 लोग आ गए, उनको 3 घंटे मैंने टॉक दिया, एंड अचानक से 20-22 लोगों ने फटाफट साइन अप कर लिया, 1.5 लाख रुपए का प्रोग्राम। और मेरे लिए इतना बड़ा मिरेकल था, क्योंकि उसके पहले कभी भी मेरे किसी प्रोग्राम में लोगों ने साइन अप किया था तो वो 3 या 4 थे, और सीधा 22, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि इस डेट को मेरे को लेना है। तो मेरे साथ तो बहुत बड़े मिरेकल होते हैं, तो मैं तो बार बार कहता हूँ आई एम अ मिरेकल मैन। मेरे साथ मिरेकल्स होते हैं, आई लव मिरेकल्स, आई एक्सपेक्ट मिरेकल्स। यूनिवर्स मेरा दोस्त है, ब्रह्मांड मेरा दोस्त है, भगवान का मैं सबसे प्यारा बच्चा हूँ। वाओ, ग्रेट। सर, इनकम स्केल करते वक्त लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? बिजनेस में या जॉब में? बिजनेस में। मैं अपनी गलतियाँ बताता हूँ। जब बिज़नेस नया नया होता है तब हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। हमें क्या लगता है, जैसे ही थोड़ा सा बिज़नेस बड़ा हुआ, मान लो हम अभी अभी बिज़नेस में आए और 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए साल का हो गया, तो थोड़ा पैसे का पावर आ जाता है, 15-20 लाख रुपए आने लग जाते हैं। उसी समय आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में आता है, क्योंकि बिज़नेस के कारण वो कई ऐसे लोगों से मिलता है जो उसको लुक्रेटिव लगते हैं कि अरे यार ये भी तो अच्छा बिज़नेस है, ये भी तो अच्छा। तो वो सबसे बड़ी गलती ये करता है, या मैंने करी, थोड़ा सा पैसा आया, एक अपॉर्चुनिटी दिखी, चलो इसको 3 लाख रुपए डाल देते हैं, यार ये वाला बिजनेस भी शुरू कर देते हैं। मतलब उस समय आदमी अपने आप को सुपरमैन समझने लग जाता है, बोलता है मैं तो सब मैनेज कर लूँगा, मैं तो सुपरस्टार हूँ, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ। वो इधर भी हाथ डालता है, इधर भी हाथ डालता है, इधर भी हाथ डालता है। आप मानोगे नहीं, मैं आज इस पॉडकास्ट पे बैठा हूँ और बड़ा कन्फेस करके बोलता हूँ, मेरे 16 बिजनेसेस फेल हुए हैं, 16 पार्टनरशिप्स मेरी फेल हुई हैं। क्योंकि मैं क्या करता था, मैं अपना ट्रेनिंग का बिज़नेस कर रहा हूँ, और 2015 में मुझे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो बहुत अच्छा फोटोग्राफर था, और वो जॉब में था। मैंने उसका टैलेंट देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा भाई तू बिज़नेस क्यों नहीं शुरू कर रहा? बोले सर पैसे नहीं है। मैंने कहा क्या चीज़ चाहिए तुझे? कैमरा ही तो चाहिए। बोले हाँ। मैंने कहा मैं क्रेडिट कार्ड से दिलवा देता हूँ तेरे को कैमरा, चल बिज़नेस शुरू करते हैं, 50% तेरा, 50% मेरा। अब शुरू कर दिया। लेकिन बिज़नेस में आप शुरू करना बड़ा ईजी है, लेकिन अगला आदमी का सिनर्जी आपके साथ पूरा है कि नहीं है, अगला आदमी का और आपका विजन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने शुरू कर दिया, उसने 3 लाख से मेरा पैसा लेके शुरू तो कर दिया, लेकिन बाद में कई सारे क्लाइंट्स से मैंने भी कनेक्ट करवा दिया, जैसे मेरे बिजनेस क्लाइंट्स थे वो। उसके बाद वो डायरेक्ट बिजनेस करने लग गया, उसको भी लालच आया मैं BSR को 50% क्यों दूँ। ठीक है, तो ऐसे करते करते मेरी 16 छोटी मोटी पार्टनरशिप्स ब्रेक हुई, और उनमें मेरा टाइम भी गया, पैसा भी गया। ठीक है, और मैं बड़ी ब्रांड था उनके कंपैरिजन में, तो अगर थोड़ा बहुत ह्यूमिलिएशन हुआ तो भी उन्होंने ही जाके बैड माउथिंग भी करी। तो मैं कहता हूँ छोटे बिजनेसमैन को या बड़े बिजनेसमैन को ये समझना चाहिए कि कोई भी डिसीजन लेना है तो सबसे पहले डिस्कवर योर विजन, और हर डिसीजन अलाइन होना चाहिए आपके हायर पर्पस, हायर विजन और हायर उससे। इस समय जैसे मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रखी है, वो अपॉर्चुनिटी अगर मैं क्रिएट करूँ, उसको बिल्ड करूँ, तो आई थिंक 1000 करोड़ भी पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा इनर कॉलिंग और मेरा लॉन्ग टर्म विजन है कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, सेल्स कोच बन के सिर्फ इस जीवन तक लोगों को सर्व कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही मेरी फिजिकल बॉडी वेयर एंड टेयर होगी, मुझे घर बैठना पड़ सकता है, लेकिन अगर मैं स्पिरिचुअल डोमेन में हूँ ना, तो मैं अनंत काल तक लोगों को सर्व कर सकता हूँ। जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, श्रीला प्रभुपाद हैं, और कई सारे अच्छे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। तो आई नाउ हैव ए लॉन्ग टर्म विजन फॉर नेक्स्ट 500 ईयर्स कि मैं एक ऐसी वैल्यूज़ भारत में फैलाना चाहता हूँ। अब वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू पॉसिबल है। तो अभी जो वो अपॉर्चुनिटी आई है, मैं उसमें बहुत अच्छा, मैं अगर 2 साल पुराना या 4 साल पुराना भूपेंद्र होता, मैं कहता है लेट्स गो एंड डू इट। लेकिन अभी का भूपेंद्र कह रहा है नहीं यार वो मुझे नहीं करनी, क्योंकि मुझे जो काम करना है उससे वो भटका देगा। क्योंकि हो सकता है शॉर्ट टर्म में पैसा तो आ जाए, बट वापस से ये होगा कि आज तक भी पैसा आया, लेकिन जितना पैसा आया ना उतना ही डिले हुआ स्पिरिचुअल पाथ। अब मैं फिर से इसमें फंस जाऊंगा तो मुझे पता है 4 साल तो इधर डिले हो जाएगा। मुझे ये डिले नहीं करना है। एंड एवरी डिसीजन हैज़ टू बी इन सिंक विद योर लॉन्ग टर्म विजन। तो मैं लोगों को एक ही पार्ट पढ़ाता हूँ, हर बिजनेसमैन को सबसे पहला मेरा लेसन उनको यही होता है, डिस्कवर योर विजन। विजन के बारे में डिस्कवरी के ऊपर आज इंडिया में कोई भी कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर या बिजनेस कोच बहुत कम बात कर रहा है या कर ही नहीं रहा है।
जितने भी बिजनेस के विजन के प्रोग्राम हैं, मैंने जितने भी टीचर्स को सुना है, 80% ऑफ देम, मैं नहीं कहूँगा 100%, क्योंकि 100% को मैंने भी नहीं सुना है या पढ़ा, जो पॉपुलर हैं और 80% है, वो सभी लोग विजन में लोगों को बता देते हैं विजन होना चाहिए, इस कंपनी का ये विजन, ये विजन, ये विजन, एक छोटा सा फ्रेमवर्क भी दे देते हैं कि ऐसे विजन बनता है, ये 4 सवालों का जवाब दो। नो, विजन इज़ अ डीप डिस्कवरी प्रोसेस जो कभी भी एक क्लासरूम में बैठ के या 2 दिन में नहीं आ सकती। विजन को लाने के लिए महीनों और सालों, 2-2, 3-3, 4-4 दिन हर महीने चिंतन करना पड़ेगा, फिर इवैल्यूएट करना पड़ेगा, फिर चिंतन करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ मिनिमम 1 साल का डिस्कवरी प्रोसेस है विजन, मिनिमम 1 साल का डिस्कवरी प्रोसेस है। एंड डिस्कवर करने के बाद कभी कभी 5 साल लग सकते हैं विजन डिस्कवर करने में। एंड एक बार डिस्कवर हो गया, उसके बाद जो बिल्ड होगा ना, वो लास्टिंग बिल्ड होगा। आप देखिए कई कंपनियां हैं 100 साल से चल रही है, और कई बिजनेसमैन हैं जो एक रिसेशन आता है उड़ जाते हैं, एक कोविड आता है उड़ जाते हैं, ओके। लेकिन कई कंपनियां 100 साल से लगातार प्रॉफिट दे रही है, 200 साल से। कितने रिसेशन उन्होंने देख ली, कितनी सरकारें चेंज उन्होंने देख ली, कितने पोल्यूशन, पॉलिटिकल चेंजेस, पता नहीं क्या क्या देख लिया, लेकिन उसके बाद भी दे आर सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग, क्योंकि दैट इज़ द पावर ऑफ विजन। सो सर, लास्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं कि बिजनेस में फेलियर्स को कैसे डील करें। हाँ, अब फेलियर की क्लासिक स्टोरीज आप देखिए, कुछ बिजनेसमैन फेल हुए और उन्होंने सुसाइड कर लिया, जैसे कि एक पॉपुलर एग्जांपल सीसीडी के मालिक। अभी अभी एक और पुणे के अंदर एक एग्जांपल हुआ जहाँ एक बिल्डर था या कोई था, वो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने। वो जब गया वहाँ पे, उन्होंने टैक्स वैक्स के बारे में रेड कर दी उनके घर पे। उसने कहा ठीक है मैं बाकी के पेपर्स लेके आता हूँ, और वो ऊपर गया और उसने बंदूक निकाली, अपने आप को शूट कर लिया। तो ये फेलियर्स को डील करने की तरीके हमारे लाइफ में, सोसाइटी में कोई बता ही नहीं रहा है। कोई बिजनेसमैन फेल हो जाता है, बेचारा मुंह छुपाता फिरता है, उसके बारे में लोग बात करते रहते हैं, वो तो डूब गया जी, वो तो बेकार हो गया जी, उसके तो डिसीजन गलत हो गए जी, वो ध्यान नहीं रखता था जी। उस बिजनेसमैन को बेचारे को सर छुपाना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ फेलियर इज़ नॉट अ सिन, फेलियर इज़ स्वाभाविक। जो सफलता की तरफ कदम बढ़ाएगा वो गिर भी सकता है, तो इट्स ओके टू फेल। हर आदमी जब फेल होता है तो उसको माइंडसेट अमिताभ बच्चन जैसा बना लेना चाहिए कि यार कोई बात नहीं, मैं फेल हो गया, मैं खुद जानता हूँ, मैं खुद एडमिट करता हूँ, बट मुझे 5 साल का समय दे दो, मैं सबका पैसा चुका दूंगा। और फिर से खड़ा होता है, जहाँ सारे एक्टर्स उसके आसपास के रिटायर हो गए, फिर से खड़ा होता है, फिर से खड़ा होके वो एक्टिंग करता है, जूनियर एक्टर्स के साथ काम करता है, मतलब सुपर डुपर स्टार है। छोटा रोल भी कर रहा है, बड़ा रोल भी कर रहा है, बूढ़े का रोल भी कर रहा है, बच्चे का रोल भी कर रहा है, पा मूवी भी कर रहा है, चैलेंजिंग रोल्स भी कर रहा है, सब कुछ करके केबीसी वगैरह बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पे आने को भी तैयार हो जाता है, केबीसी करने को तैयार हो जाता है, एंड अल्टीमेटली सबका पैसा चुका के वापस से खड़ा होके बिग ब्रांड बन जाता है। नाउ दिस इज़ द पावर ऑफ फेलियर। ऐसी स्टोरीज पढ़नी चाहिए ताकि आप फेलियर से डील कर सको। लोग वो पढ़ लेते हैं और वो सुन लेते हैं और उस पर फोकस कर लेते हैं जो वो बिल्कुल नहीं चाहते। जब एक आदमी बहुत स्ट्रेस में होता है, फाइनेंस के दबाव में होता है, फेलियर के दबाव में होता है, लोग उसकी क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, उस पर हंस रहे होते हैं, उसका फोकस क्या होता है, यार अब तो मेरी इज्जत ख़राब हो गई, अब तो मेरी नाक कट गई, अब तो मैं लुट गया, अब तो मैं वापस कैसे खड़ा होऊंगा, अब तो लोग मेरे पे हंसेंगे। अरे कौन से 5 लोग? 2017 में मेरे टीम के 2 लड़के छोड़ के गए, उनमें से एक के बारे में मैंने आपको पॉडकास्ट के पहले बताया था, ऐसे एक और लड़का उसके साथ था, वो दोनों छोड़ के गए और मेरे बारे में बहुत बैड माउथिंग करने लगे। और मैं छोटा सा ट्रेनर था, पूना में 100-200 लोगों को मैं कोच करता था। उन्होंने उन हर एक कस्टमर के पास बैठ के मेरे बारे में बैड माउथिंग की और मैं बड़ा अपसेट हो गया। तो मैं, मेरे एक टीचर हैं उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर बहुत स्ट्रेस में हूँ, मेरे तो सारे कस्टमर्स ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, मेरी तो इज्जत ख़राब हो गई, ये हो गई। बोले भूपेंद्र दुनिया में कितने लोग हैं? मैंने कहा 800 करोड़। और तू कितने पे फोकस कर रहा है? बोले 200 पे। क्या पावर है इन 200 की, बता क्या कर देंगे वर्स्ट से वर्स्ट? मैंने कहा वर्स्ट से वर्स्ट ये 400 को बैड माउथिंग कर देंगे, 600 को कर देंगे, 1000 को कर देंगे। बोले इससे ज़्यादा पावर है इनकी? बोले नहीं। चलो मान लेते हैं इससे ज़्यादा पावर है इनकी, और ये तेरे बारे में एक पोस्टर छपवा के लगा रहे हैं, पूरे पुणे के अंदर 4 पोस्टर लगा दिए इन्होंने कि भूपेंद्र इज़ अ फ्रॉड। ठीक है, अब मान लें इन्होंने ट्विटर पे लिख दिया भूपेंद्र इज़ अ फ्रॉड, कितने लोग उसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे और उस पर बिलीव कर लेंगे? और किसी ने पढ़ भी लिया भूपेंद्र इज़ अ फ्रॉड, आधों को तो यही नहीं पता भूपेंद्र कौन है। चल कंपेयर करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, नरेंद्र मोदी से, इनके बारे में कितने लोग बुरा बोल रहे होंगे? रोज के लाखों। राहुल गांधी के बारे में कितना लोग बुरा बोल रहे होंगे? रोज के करोड़ों। फिर भी कॉन्फिडेंस है, फिर भी दुनिया को फेस कर रहे हैं, फिर भी अपनी बात को कॉन्फिडेंस से रख रहे हैं।
तू उन पे फोकस कर जिनको तू पाना चाहता है, जहाँ तू पहुँचना चाहता है। बस मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा फेलियर मैनेजमेंट लेसन रहा। उसके बाद आज लाख लोग भी मेरे अगेंस्ट हो जाए ना, कट कट कट, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन आई डोंट रियली केयर। मैं जानता हूँ मेरा फोकस 800 करोड़ ही रहेंगे, लाख लोग नहीं रहेंगे। सो BSR सर, थैंक यू सो मच। आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला एंड ट्रस्ट मी, बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला विद ऑल माई 28 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने, समझी हैं, बहुत ध्यान से सुन रही थी कि आप क्या बोल रहे हैं, बिकॉज आप एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैं जिन्होंने एक ज़मीन से उठ के ऊपर तक अपना नाम कमाया है। और मैं बहुत वैल्यू करती हूँ दिल से उन लोगों की, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी, मेरी मदर वॉज अ टीचर, राइट। तो मुझे जो लोग जॉब से या हम्बल बैकग्राउंड से होते हुए एक राइज एंड शाइन करते हैं, तो मुझे उनकी स्टोरीज़ बहुत इंस्पायरिंग लगती हैं। तो आपकी स्टोरी सच में बहुत इंस्पायरिंग है। आप कहाँ से कहाँ गए हैं सर, हम्बल हैं, ग्राउंडेड हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका और मेरा थॉट प्रोसेस जो मुझे समझ में आया, जब मैं बोलती हूँ कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी पे जा रही हूँ, तो लोग यूजुअली बिलीव नहीं करते जिस हिसाब से मैं रहती हूँ, बट दिमाग यही कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना है। तो वही मुझे नज़र आया। तो सर थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, आपसे इंस्पायर्ड हूँ। Thank you. और सर, सेल्स बाय निधि के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप चैनल के लिए? निधि जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मुझे भी आपके सवालों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने दिए, लेकिन ये काफ़ी यूनिक वे में आपने पूछी चीज़ें, और मुझे भी काफ़ी यूनिक चीज़ें बताने का मौका मिला। एंड मैं इतना ही कहूँगा कि आप बिजनेसेस को डीकोड करते हैं, आप सेल्स के बारे में बहुत अच्छा बात करते हैं, तो पीपल शुड फॉलो इट, क्योंकि हर आदमी को सेल्स और बिजनेस मैनेजमेंट आज की डेट में सीखना ही है। मैं तो कहता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल अगर सीखनी है तो पहला स्टेप सेल्स है, और दूसरा स्टेप और ज़्यादा डीपर बिजनेसेस को अंडरस्टैंड करना है। और दोनों ही चीज़ें आप करते हो यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से, सो आई थिंक एवरीबडी मस्ट फॉलो इट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू।